नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो कॉलेजियंस। होप सबके आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल द बैक बेंचर से एक बार बैक बेंचर के साथ जुड़ने के लिए आप सबका वापस से बहुत बहुत स्वागत है। ओके, तो अपनी जो हमने सीरीज जो हमने अपनी बुक जो हमने एक मिशन लिया है ईवीएस को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ने और अच्छी तरीके से समझने का, उस मिशन को हम आगे बढ़ाते हुए आज हमने टोटल 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमारा है 9th चैप्टर, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड हैजर्ड। फाइनली हमने अभी तक की जो सारी साइकोलॉजी जो बाकी सारी थ्योरीज है वो पढ़ ली हैं कि किस तरह से जो ह्यूमन है वो डोमिनेटिव है इन्वायरमेंट पे, किस तरह से जो ओवर पॉपुलेशन, बढ़ती जनसंख्या या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर पॉल्यूशन की वजह से पूरी जो बायोडाइवर्सिटी जो इकोसिस्टम है जो बायोस्फीयर है वो इफेक्ट हो रहा है। हमने पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लिया इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन किस तरह से की जाती है, थ्रेट्स क्या हैं बायोडाइवर्सिटी को, फॉरेस्ट क्या है, वाटर रिसोर्सेज है, हमने रिसोर्सेज पढ़ लिए, हमने कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज पढ़ लिए, हमने एनर्जी पढ़ ली है। ओके, इतना सब कुछ हमको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक आ जाती है इन्वायरमेंट के बारे में। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं कि ये ओवर पोल्यूशन ये हो रहा है वो हो रहा है। आज हम फाइनली पढ़ लेंगे कि क्या क्या पोल्यूशन हो रहा है और क्या क्या उसका इफेक्ट हो रहा है। हर एक पर्टिकुलर पोल्यूशन के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे आज इस चैप्टर में। ओके, सो हमारा आज का चैप्टर कौन सा है? इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड हैजर्ड्स। सो वैसे फर्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं कि क्या होने वाला, हमारे आज के चैप्टर का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। सो ये स्ट्रक्चर होने वाला है। मुझे लगा, आई होप कि आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि देखो आप इसमें सभी जो है टॉपिक है वो अच्छी तरीके से कवर किए गए हैं। लाइक हमेशा की तरह सबसे फर्स्ट पे है इंट्रोडक्शन। उसके बाद व्हाट इज पोल्यूशन। हम सबसे पहले पोल्यूशन के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में आपको आप लिखते हो, आप बेसिक ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में लिख रहे हो, या आप इंटरनेशनल मूवमेंट के बारे में लिख रहे हो, इकोनॉमिक्स के बारे में लिख रहे हो, या फिर आप डिमांड सप्लाई लिख रहे हो, या हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी, चाहे आप कोई भी चैप्टर लिख रहे हो, कोई भी टॉपिक लिख रहे हो, तो उससे पहले आपको उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता होनी चाहिए, उसकी इंट्रोडक्शन पता होनी चाहिए, वो है क्या। ओके, सो वो पता होना चाहिए। पोल्यूशन के बारे में पढ़ने से पहले हमको पता है पोल्यूशन क्या होता है। एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है। ठीक है, इन सब पोल्यूशन के बारे में पढ़ने से पहले हमको वर्ड जो पोल्यूशन है उसका मतलब पता होना चाहिए। तो फर्स्ट पे हम पॉल्यूशन देखेंगे कि क्या होता है पॉल्यूशन। उसके बाद काजेज ऑफ एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन उसके क्या क्या काजेज हैं, ओके वो पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे कि पॉल्यूशन कौन कौन से, फिर एयर पोल्यूशन पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे, मेजर पोल्यूटेंट्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम भोपाल गैस ट्रेजेडी पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप आई होप कि आपने सुनी होगी भोपाल गैस ट्रेजेडी। ओके, काफ़ी फेमस है। उसके बाद हम सॉइल पोल्यूशन पढ़ेंगे, नॉइस पोल्यूशन पढ़ेंगे। ओके, सो आज का ये हमारा सेक्शन होने वाला है। विदाउट टाइम वेस्टिंग, लेट्स गेट स्टार्टेड। इन द प्रीवियस यूनिट यू हैव स्टडीड अबाउट बायोडाइवर्सिटी, the threats it focuses on the need for conservation. In this unit we will discuss pollution which is causing a serious problem to human health and agriculture. Obviously जो हमने पिछले चैप्टर में हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा, उसके थ्रेट्स क्या है, कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं वो पढ़ा। इस चैप्टर में हम पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। Pollution is caused by any undesirable physical, biological or chemical change in the component of environment, that is air, water and soil. सो बहुत ज़्यादा सिंपल शब्द है और बहुत ज़्यादा बड़ा मतलब है इनका। पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, पॉल्यूशन पॉल्यूशन के काजेज क्या हैं, पॉल्यूशन किस तरह से होता है, ये उसका मतलब बताते हैं यहाँ पर। क्या मतलब बताए, पॉल्यूशन किस तरह से होता है। पॉल्यूशन इस तरह से होता है कि पूरा आपका जो इन्वायरमेंट है उनमें एक ऐसी पर्टिकुलर फिजिकल बोल सकते हो या फिर बायोलॉजिकल या फिर एक ऐसी केमिकल चेंज होती है जो कि अनडिजायरेबल है। डिजायर का मतलब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। डिजायर का मतलब हमारी आप इसको डिज़ायर को चाहत से बोल सकते हो, जो हम चाहते हैं, ठीक है, हमारी इच्छा है। लेकिन डिज़ायरेबल, ठीक है, अनडिज़ायरेबल का मतलब होता है जो हम नहीं चाहते हैं। ओके, ऑब्वियसली अगर आपके हर एक इंसान है जो इसमें रहता है, धरती पे रहता है, वही चाहेगा कि उसको फ्रेश एयर मिले, फ्रेश वाटर मिले, साफ पानी मिले, अच्छा इन्वायरमेंट मिले, जहाँ पर उसको ऑब्वियसली हर एक चीज़ जो है, हर एक रिसोर्स हेल्थी मिले। ओके, कोई भी ऑब्वियसली ऐसा इंसान है जो कि बीमार होना चाहता है। बट क्योंकि कुछ ऐसे ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ है या फिर और नेचुरल एक्टिविटीज़ की वजह से कुछ इन्वायरमेंट है जो हमारा, मैंने आपको बताया, जहाँ पर जो लाइफ सस्टेन करती है, जहाँ तक लाइफ सस्टेन करती है वहाँ पर उसको इन्वायरमेंट यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ पर जिस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ जहाँ तक लाइफ एक्सपेंड करती है, जहाँ तक लाइफ है, उस पूरे पर्टिकुलर ऐसे इन्वायरमेंट में ऐसी चेंजेस आना जो कि ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। ओके, जो उनके उसके अनडिजायरेबल, ओब्वियसली कोई नहीं चाहेगा कि जो एयर है वो पोल्यूशन हमको मास्क लगाना पड़े 24 घंटे। ओके, ताकि ऑब्वियसली एयर जो फिल्टर क्या है, ऑब्वियसली कोई नहीं चाहेगा कि उसको गंदा पानी पीना पड़े, या फिर जहाँ पर रोड वगैरह में जा रहा है या फिर रास्ते में जा रहा था हर जगह कचरा ही कचरा फैलाया हो। ओके, वो अनडिजायरेबल है। अनडिजायरेबल मतलब हम नहीं चाहते हो कि वैसा हो कभी। ठीक है, सो हमारे जहाँ पूरे इन्वायरमेंट में अनडिजायरेबल चेंज आना। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे, ऑब्वियसली क्यों समझाएगा। ऑब्वियसली सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको सेंट्रल आइडिया बताऊँ तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन करते हुए, ऐसा मतलब कि हमारे ओवरऑल इकोसिस्टम में या इन्वायरमेंट में ऐसी चीज़ें आना जो कि ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए अच्छी नहीं है, जो ह्यूमन नहीं चाहता कि वो उसके इन्वायरमेंट में आए, जैसे कि फिजिकल चेंज या बायोलॉजिकल चेंज या फिर केमिकल चेंज। लाइक आपका जो आसपास का एरिया वो पोल्यूटेड हो जाए, एयर वाटर जो है पोल्यूटेड हो जाए, सो उसको बोलते हैं पोल्यूशन होना। उसको मतलब उसको बोलते हैं पोल्यूशन का काज होना। ठीक है, उसी की वजह से पोल्यूशन होता है। इन आवर डेली यूसेज पोल्यूशन इम्प्लाइज द एडवर्स स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट इन विच वी लिव। मैंने आपको बोला जैसे कि हम जैसे रह रहे हैं, लेकिन हम जो अपने डेली यूसेज रूटीन करें, हम जो घर में हम खाना खाते हैं या फिर जब बाहर से कपड़े लाते हैं, फिर अगर हम बाजार से सामान लाते हैं, ऑब्वियसली पॉलीथीन यूज़ करते हैं। तो जब हमने वो सामान यूज़ कर लिया तो जो पॉलीथीन हम बैग या फेंक देते हैं। ठीक है, बट उसका जो एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है हमारी इन्वायरमेंट पे, क्योंकि जो आपको पता
सॉरी प्लास्टिक है जो हम सामान से बाजार से सामान लाते हैं उसमें प्लास्टिक होता है, ठीक है, जो प्लास्टिक का सामान है जब हम उसको यूज़ करके जहाँ फेंक देते हैं, तो जो आपको पता है प्लास्टिक का जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, बड़ी ज़्यादा मुश्किल से, बहुत ही मुश्किल से, यहाँ तक कि हाई नहीं, अगर आप एक प्लास्टिक का जब चिप्स वगैरह खाते हो आप कभी देखना, आप खा के अगर आप फेंक दोगे मिट्टी के नीचे दबा जाओगे, अगर आप 100 200 300 दिनों के बाद या फिर 4 5 6 7 महीनों के बाद भी अगर उसको निकालो तो वो पूरी उसी कंडीशन में होगा, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल, सो उससे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। ऑब्वियसली हमारी जब आप यहाँ फेंक देते हो तो मिट्टी में चले जाते हैं, कहीं खेतों में चला जाता है, तो उससे जो फर्टिलिटी रेट पे फर्क पड़ता है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो है आप कभी भी जब इन्वायरमेंट के पोल्यूशन के बारे में है तो उसके इंट्रोडक्शन में लिखो तो बड़ी अच्छी बात है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अनमाइंडफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड एनर्जी इंटेंसिव टेक्नोलॉजी दैट जनरेट लॉट ऑफ वेस्ट हैव रिजल्टेड इन द डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट। ऑब्वियसली जिन चीज़ों की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है, जो टेक्नोलॉजीज हम यूज़ कर रहे हैं, ओके, जो कि टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी जो कि लॉट ऑफ, जैसे मैंने आपको पहले बताया इंडस्ट्री या फैक्ट्री, वो इंडस्ट्री फैक्ट्री चाहे मानते हैं कि एक कंट्री की बैकबोन है या फिर, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वेस्ट भी प्रोड्यूस करती हैं, जो कि इन्वायरमेंट पर बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, जिससे इन्वायरमेंट हमारा डिग्रेड होता है। In this unit we will learn about the phenomena of pollution in air, water and soil and their sources and their effects। देखो इस चैप्टर में हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, एयर, वाटर, सॉइल के सॉइल पोल्यूशन के जो सोर्सेज क्या हैं, उनके इफेक्ट क्या क्या पड़ते हैं एनवायरनमेंट पे। ओके, सो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज पोल्यूशन। पोल्यूशन क्या है उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। उससे पहले जो यहाँ पर देखो ये पैराग्राफ दिया हुआ है, ये काफ़ी अच्छा है, आप इसको एक बार ऐसे अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो। पी के बारे में बताया कि किस तरह जो पोल्यूशन एजेंट हैं वो हार्मफुल हैं और ये उनके टाइप्स बताइए। सो आपने एक बार से रीडिंग देनी है इनको। ओके, so what is pollution? Pollution is defined as any undesirable change in the physical, chemical और biological characteristic of environment component। मैंने आपको पहले बता दिया कि pollution एक हमारे इन्वायरमेंट के हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें एक फिजिकल या फिर केमिकल या फिर बायोलॉजिकल एक ऐसी चेंज आना कि जो कि ह्यूमंस के लिए अनडिजायरेबल है, जो कि मतलब हमारी चाहत नहीं, हम नहीं चाहता कि हमारा इन्वायरमेंट वैसा हो जाए। ओके, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स में ऐसी चेंज आना, उसको बोलते हैं पोल्यूशन। Air, water, soil that adversely affect the life forms and life support system of the biosphere। You can also say that pollution is unfavorable alteration of our environment mainly due to human activities। The agent that communicate the environmental component is called pollutant। देखो pollutant और pollution में फर्क है। pollution एक प्रोसेस है, pollution एक फेनोमेना है, ठीक है, और लेकिन pollutant है वो इसका एजेंट है, ठीक है। जैसे क्राइम और क्रिमिनल, ठीक है, जो क्राइम है वो एक प्रोसेस है या फिर एक एक्ट है, एक एक्टिविटी है, ठीक है, लेकिन जो क्रिमिनल है उस क्रिमिनल द्वारा क्राइम किया गया है। वैसे ही पोल्यूशन जो है वो एक एक्टिविटी है, वो एक प्रोसेस है, वो एक एक्ट हो चुका है, ठीक है, लेकिन जो पोल्यूटेंट है उनके द्वारा ये किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्क समझना हमको, कंफ्यूजन होना है पोल्यूशन और पोल्यूटेंट में। ऑब्वियसली पोल्यूटेंट की जो डेफिनेशन बहुत सिंपल तरीके से लिखी है, वैसे एजेंट्स जो कि इन्वायरमेंट में पोल्यूशन काज करते हैं, मतलब वैसे कंपोनेंट्स जो कि इन्वायरमेंट को कंटामिनेट करते हैं, इन्वायरमेंट को गंदा करते हैं, जैसे कि ऑब्वियसली जेम्स होते हैं। ओके, सो वायरस हो गया, सो ये है, इसको बोलते हैं पोल्यूटेंट। नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ इन्वायरमेंट बिकम पोल्यूटेंट इफ इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीज बियॉन्ड दी threshold, destroying its usefulness। A pollutant is also a new substance, biotic or abiotic, or energy, heat, sound, radioactivity that is added to the form in any component of environment and builds up a level where usefulness of component is damaged। अच्छा, सो जो एजेंट है, जो पोल्यूशन को काज करने वाला एजेंट है, वो सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि आप लिविंग थिंग हो सकता है, बायोटिक हो सकता है, वो नॉन बायोटिक एबायोटिक भी हो सकता है, ठीक है। किसी भी एक ऐसी पर्टिकुलर चीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट है उसकी ओवर एक्सेसिवनेस सोचना, वो ओवर हो गया, मतलब जितने उसकी लिमिट है। अगर आप बात करो एक बीमार की, ठीक है, सो अगर आपको जैसे सिर दर्द होगी या फिर आपको खांसी होगी, ठीक है, सो आपको डॉक्टर क्या देता है कि लैक्टोल कफ की वो दे रहा है, मेडिसिन दे रहा है, ओके, एक लिक्विड दे रहा है, जैसे कुका कफ सिरप हो गया, ठीक है, वो दे दिया। अब डॉक्टर ने आपको बोला है कि वो आपको खाना खाने के बाद या फिर जब भी आप यूज़ करते हो तो दो ढक्कन यूज़ करने हैं, ठीक है, 2 स्पून यूज़ करने हैं। अब आप बोलोगे कि नहीं, मैं जल्दी जल्दी ठीक होना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं 1-2 की जगह एक ही बार में 6 लूँगा ताकि मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँगा, लेकिन वो क्या करेगा, वो आपकी बॉडी को अच्छा नहीं करेगा, उससे आपकी बॉडी पे कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि गलत प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी आपने ओवरडोसेज ले ली है, ठीक है, जितनी रिक्वायरमेंट है आपने उससे ज़्यादा ले ली है, जिससे कि आपकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा। वैसे ही हमारे इन्वायरमेंट में जो भी पर्टिकुलर चीज़ें हैं, जैसे कि अगर हीट आ गई, ओके, या फिर आपको बायोटिक में कोई एजेंट ही आ गया, ये ओके, या कोई ऑर्गेनिज्म आ गया, वायरस आ गया, ओके, या फिर टेम्परेचर हो गया। आजकल आप देख सकते हो साउंड्स होगी, ठीक है, क्योंकि आजकल आप देख सकते हो कि ट्रेंड है, मतलब अगर जब शादियों में डीजे वगैरह बजते हैं, तो इन चीज़ के जब ओवर एक्सेसिव हो जाते हैं वो पोल्यूटेंट बन जाते हैं हमारे लिए, ठीक है। सो यहाँ पर पोल्यूटेंट की बात चल रही है। तो पोल्यूटेंट कैन बी ग्रुप्ड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। जो पोल्यूटेंट होते हैं, देखो पोल्यूशन नहीं है, पोल्यूटेंट ओब्वियसली आप इसको क्राइम और क्रिमिनल से समझते हो। क्राइम इजकल्स टू पोल्यूशन एंड क्रिमिनल इजकल्स टू पोल्यूटेंट, ठीक है। सो जो पोल्यूटेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, पोल्यूटेंट है, जो पोल्यूटेंट्स है उनको 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है यहाँ पर, ओके। कौन कौन से हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। नॉन बायोडिग्रेडेबल अभी हम पढ़ते हैं आगे क्या होते हैं। पोल्यूटेंट दैट रिमेन इन अनचेंज्ड फॉर्म इन द इन्वायरमेंट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम सच एज पेस्टिसाइड्स, हैवी मेटल्स, रबर एंड न्यूक्लियर वेस्ट। प्लास्टिक ऑल्सो फॉल इन द सेम कैटेगरी। सच सब्सटेंसेज आर नॉट ब्रोकन डाउन आर डिकम्पोज बाई बैक्टीरिया। देखो मैंने आपको जैसे पहले बता दिया, इसके एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता दिया। नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स ऐसे होते हैं कि जो कि मतलब
लंबे टाइम तक बायोडिग्रेड नहीं होते। बायोडिग्रेड मतलब होता है मिट्टी में मिल जाना, ठीक है। सो जैसे अगर आप बात करो, आपने बाजार के लटके लेते हैं, आपने एक बनाना लाया, ठीक है, आपने एक केला लाया, ओके। सो आपने क्या किया, उसको केले को खाया और केले का छिलका फेंक दिया। अब आपने वो रोड पे फेंक दिया, पार्क में फेंक दिया, या फिर किसी खेत में फेंक दिया, ठीक है, वो आपने क्या किया, पोल्यूशन किया, ठीक है। लेकिन जो केले का छिलका है वो क्या है, वो पोल्यूटेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस पर बाद में आके वेस्ट बैठेगा, उसे जो उस पर आके मक्खियाँ वगैरह बैठेंगी, या फिर उस पर जो दूसरे बैठेंगे वो यहाँ उड़ेंगे, फिर वो मतलब कहीं ना कहीं पोल्यूशन फैलाएंगे, ठीक है। उससे कहीं ना कहीं वायरस फैलेगा भी, वो है। तो अब आपने क्या फैलाया, पोल्यूशन फैलाया, और वो जो बनाना है, वो जो केले का छिलका, वो क्या, पोल्यूटेंट है। अब पोल्यूटेंट, वो पोल्यूटेंट लेकिन बायोडिग्रेडेबल है। कैसे है? क्योंकि कुछ समय बाद जब वो पड़ा रहेगा वहाँ पर, तो उस पर क्या हो, उस पर जब सन की रेज पड़ना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, जब उसको सूर्य की किरणें उस पर पड़ेंगी, वो क्या, ये वो यहाँ मोटो को जो दूसरे कीड़े वगैरह आएंगे उसको खाएंगे, और पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब एक टाइम आएगा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, वापस मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी में मिलेगा मतलब समझते हैं, मतलब पूरी तरह से डिग्रेड हो जाएगा, उसको कोई निशान नहीं बचेगा, ओके। सो उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। लेकिन अगर इसी कंपेरिजन में आप बात करो रबर की, या फिर मेटल का अगर कोई बात कर लो ऐसा, या फिर न्यूक्लियर वेस्ट का बात कर लो आप, प्लास्टिक की बात कर लो। अब अगर आपने कभी प्लास्टिक को जलाएगा, जब कुरकुरे वगैरह चिप्स खाते हो, राइट, आपने उसका पैकेट ग्लास में जलाओगे, तो आप बोलोगे अगर हम किसी को प्लास्टिक को जलाते हैं तो खत्म होता नहीं। लेकिन जब प्लास्टिक आप जलाते हो ना आग में, लास्ट में भी एक इतना छोटा सा वो पूरा जल के ब्लैक कलर का इतना सा रोल बन जाता है, राइट, आपने देखा होगा, इतना सा तो बच ही जाएगा। वो भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है पूरे इन्वायरमेंट के। अब आप बोलोगे कि इतने छोटे से हो गए, उससे क्या फर्क। आप सोचो अगर आप एक से इतना बन रहा है, सो अगर इस दुनिया में हम कितना ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ करें, अगर उन सबको इकट्ठा कर दिया जाए, उनको भी तो कहीं ना कहीं रहनी है, बट वो उनका ये है कि वो कभी खत्म नहीं होगा लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा ज़िंदगी खत्म हो जाएगी इंसान की, लेकिन वो खत्म नहीं होगा। एक पर्टिकुलर इंसान की ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, कम से कम मुझे लगता है 60-70 साल तो कम से कम लगेंगे ही लगेंगे उसको डिकम्पोज होने में। नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना, सामने ही पता लग जाएगा, ओबियसली जो प्लास्टिक है या न्यूक्लियर वेस्ट है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो लंबे टाइम तक नहीं खत्म होगा, ठीक है। सो हमको ऐसी चीज़ों को यूज़ करने से ऑब्वियसली बचना है। बायोडिग्रेडेबल यूज, अगर आप उधर भी जाते हो तो अपने शॉप्स वगैरह पे अगर आप उस भी जाते हो, तो आपको घर में प्लास्टिक बैग्स की जगह पे अपने घर के जो थैले होते हैं, ठीक है, प्लास्टिक जो बैग्स होते हैं उनको यूज़ करना चाहिए। अब कुछ लोगों के उसमें आएगा कि नहीं स्टैंडर्ड है, हम बड़े बड़े वही आजकल के टाइम पे हम देखते हैं कि जो कागज़ के, ठीक है, जो बट जैसे पेपर है, पेपर का भी बैग्स आना स्टार्ट हो गए हैं बड़े बड़े। जब आप मॉल्स में जाते हो तो वो बड़ी अच्छी बात है। अगर वैसा भी नहीं हो तो आपको कोई अगर छोटी मोटी चीज़ ही लेनी हो तो दुकान से, तो उसके लिए आपको अपने जेब वगैरह में ही डाल के लेना चाहिए। हमारे कर तो स्कूलों में भी ये मुहिम चलती रहती है, ठीक है, से नो टू प्लास्टिक एंड इवन अगर आप हमारी बात करो तो हमारे स्कूल में जब एक इसमें ये चली थी कि मेरा थैला मेरी पहचान, सो वो ये हमारे प्रोग्राम पर गले चलते हैं, जो कि बड़ी ज़्यादा अच्छी बात है, ओके। इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक आप अपने घर की चीज़ें यूज़ कर सकते हो। सो आपने समझ लिया क्या होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, ऑब्वियसली जो लंबे टाइम तक डिग्रेड ना हो, जो लंबे टाइम तक खत्म ना हो। सेकंड क्या है, बायोडिग्रेडेबल। मैंने आपको वैसे मतलब तो समझा दिया है बनाना वाली एग्जांपल से, बट फिर भी समझते हैं। जनरली पोल्यूटेंट सच एज पेपर, garden waste, domestic sewage, agro-based residues, and fertilizer broken down into simple products by bacteria decomposal process. These simple products are raw material and nature and are utilized in ecosystem. This biodegradable pollution poses a threat when their input in the environment exceeded and decomposition capacity. Obviously मैंने आपको बताया कि जो ये जैसे पेपर हो गया, पेपर को जला दो, लास्ट पे बिल्कुल उसकी राख से बचेगी, ठीक है, सो कहीं ना कहीं लास्ट पे वो भी डिग्रेड हो जाएगी। बट अगर मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी चीज़ की आपको मैंने मेडिसिन वाला एग्जांपल दिया, अगर किसी चीज़ की भी एक्सेस हो जाए, लेकिन मतलब एक्सेस का मतलब समझते हो, एक्सेस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, जितनी उसकी लिमिट है, जितनी उसकी जरूरत है उससे ज़्यादा बढ़ जाना। तो जिसकी भी जितनी जरूरत है, अगर आप उससे ज़्यादा उसको यूज़ कर लोगे, उतनी ज़्यादा उसकी क्वांटिटी हो जाएगी, सो ऑब्वियसली जो इन्वायरमेंट के लिए जो है वो मुश्किल हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म देखो, यहाँ पर दो चीज़ें देखने को मिलती है। पॉइंट सोर्सेज क्या होते हैं, नॉन पॉइंट सोर्सेज क्या होते हैं। पॉइंट सोर्सेज जो होते हैं कि जो कि डायरेक्टली आप मतलब उसको पोल्यूशन कर रहे हो, जैसे कि आर डिस्टिंक्ट एंड कन्फाइंड सोर्सेज दैट डिस्चार्ज द पोल्यूटेंट एफिलेंट्स थ्रो चिमनी और थ्रो डिस्चार्ज चैनल सच एज पाइप्स टनल्स फ्रॉम द इंडस्ट्रीज टू म्युनिसिपल गैस। नॉन पॉइंट सोर्सेज आर एरियाज sources are diffuse sources discharging pollutant over a large area. Some of examples are runoff from construction site and agriculture fields. अच्छा, पॉइंट सोर्सेज और नॉन पॉइंट सोर्सेज क्या होते हैं। पॉइंट सोर्सेज होते हैं मतलब जो डायरेक्टली आप जब इमिट करते हो अपनी जगह से, मतलब जैसे कि अगर आप बात करो इंडस्ट्री की, ठीक है, तो इंडस्ट्री में क्या जो चिमनी है या फिर वहाँ से डायरेक्टली गैस निकलती है और वो एयर में मिक्स हो जाती है, जो कि पोल्यूशन कर सकती है। इसी के कंपेरिजन में नॉन पॉइंट सोर्सेज वो हो गए जो कि अगर आप जैसे बात करो रन ऑफ हो गया, या फिर एग्रीकल्चर अर्बनाइजेशन में अगर आप बात करें एग्रीकल्चर रन ऑफ हो गया, ठीक है, वो जाके वाटर में मिक्स हो गया, ठीक है, लेकिन सबसे पहले पोल्यूशन कहाँ पर होता है, उस जगह पर्टिकुलर जगह पे पोल्यूशन होता है, लेकिन वो आगे जाके वाटर में मिक्स हो गया, तो कहीं ना कहीं से होकर आया, इसलिए इसको रन ऑफ। ओके, सो अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। यहाँ पर आप एग्जाम्पल के साथ देख सकते हो, जैसे पॉइंट सोर्सेज जो है वो देखो डायरेक्ट डिस्चार्ज इन टू वाटर, मैं जो सामने से जो पॉइंट सोर्स होते हैं वो सीधा, जैसे आप बात करो ये देखो डंपिंग हो गया या फिर इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज हो गई, जब इंडस्ट्री से डायरेक्ट नदी में सीधा आप डंप कर देते हो। लेकिन जब आप बात करो नॉन पॉइंट सोर्सेज की, तो देखो अर्बन रन ऑफ हो गया या फिर एग्रीकल्चर रन ऑफ, मैंने आपको बोला कि इंडस्ट्रियल सोर्सेज से जब रिवर में आपका जो वेस्ट पहुंचता है उसको नॉन पॉइंट सोर्सेज बोलते हैं, ओके। अब नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का कागज क्या क्या है, ओके, देखते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एंड पेस ऑफ इंक्रीज इन द ह्यूमन पॉपुलेशन led to the increase in the consumption of energy and natural resources. Growing use of the resources has ensured the steady of rise in the
emission of gases, chemical waste and other materials into air, water, soil and eventually in the biosphere. Resources and energy are required by the humans for fulfilling their needs as well as greed for food, housing, transportation, entertainment and like this. With ever increasing human population, demand and resources and energy sources like wood, mineral, water, soil, coal, oil and gas increase in the in in table 9 you can see that during more than last 50 years of 20th century there are increase in the trend in the usage and build up of resources and that affected the environment adversely. ओके इंडस्ट्रियल प्रोसेस अभी तक हम 20 30 40 पर पढ़ चुके हैं। वैसे जो इंडस्ट्री जो है वो वेस्ट जो जनरेट करती है, जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो जो वेस्ट जनरेट करती है। अभी ह्यूमन पॉपुलेशन कैसे वेस्ट है, वो वैसे जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी वो उतने ज़्यादा सामान खरीदेंगे बाजार से या फिर उतनी ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, उन रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे। तो उन रिसोर्सेज को जब कभी ना कभी उनका जो वेस्ट मटेरियल बचेगा, आप जैसे बात करो प्लास्टिक की बात ही कर लो, ठीक है, तो वो उसको फेंकेंगे, डंप करेंगे। सो जब वो जो वेस्ट होगा उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या है, बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा तो वैसे जो लंबे टाइम तक रहेगा, और लंबे टाइम तक रहेगा तो हमने पढ़ा कि किस तरह से जो वो इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि इंक्रीजिंग ट्रेंड्स ऑफ रिसोर्सेज यूसेज बिल्डिंग एंड दियर इफेक्ट की किस रिसोर्सेज का कितना टाइम के कितने कौन से टाइम पे कितना यूसेज हुआ और उसका इफेक्ट क्या पड़ता है। कोल की यूज जो हम बात करें तो 1950 में 84 मिलियन टन के तौर पे हुआ था, ठीक है, इतना ज़्यादा हुआ था। और अगर बात करें ये है 1950 में, और अगर बात करें 1995 में तो वो देखो 884 से लेकर कोल का यूज़ कहाँ से कहाँ तक कितना ज़्यादा बढ़ गया। क्यों? ऑब्वियसली यहाँ से पहले जितनी पॉपुलेशन यहाँ पर होगी उससे ज़्यादा बढ़ी होगी, ह्यूमन ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी होगी तो ऑब्वियसली जो कोल की नीड है वो और बढ़ी होगी, और बढ़ी होगी तो वहाँ से कहाँ तक पहुँच गई, 884 से लेकर 2083 मिलियन टन तक पहुंच गई। ओके, और इसका इफेक्ट क्या पड़ा इन्वायरमेंट पे, इसका इफेक्ट पड़ा क्लाइमेट में हमारा चेंज देखने को मिलता है। ओके, हर एक चीज़ में देखो क्लाइमेट में चेंज मिल रहा है। ऑयल प्रोडक्शन कितनी थी पहले 588 मिलियन टन, उसके बाद 2953 उसमें क्या क्लाइमेट चेंज हुआ। नेचुरल गैस की प्रोडक्शन पहले 1950 में कितनी थी 180 मिलियन टन, बाद में जाकर 1995 में क्या होगी 2128। आज के टाइम तो 2023 आज के टाइम तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा बढ़ गया होगा। उससे इससे भी फर्टिलाइजर यूज़ बढ़ गया, 1950 में 14 मिलियन टन था, उसके बाद 1995 में 125 मिलियन टन हो गया। इसमें वाटर पोल्यूशन हो गया, फर्टिलाइजर हमने जैसे पहले भी पढ़ा हुआ है। ये जब एग्जाम्पल्स हैं आप इनको यूज़ कर सकते हो जब भी आपको कॉजेज ऑफ एनवायरनमेंट पोल्यूशन लिखना हो। ओके, अच्छा इस पर भी एक बार देख लेते हैं कि हम जो रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, जो हमारे सोर्सेज होते हैं वो और उनके पोल्यूटेंट्स क्या हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझे कि जैसे हम बिल्डिंग मटेरियल की बात करें, अगर कंक्रीट स्टोन होता है या वाटर होता है या सॉइल होता है, उसका जो पोल्यूटेंट काज है उसका वो कौन सा है, वो है रेडॉन। ओके, ये सभी आप एक बार याद कर लेने हैं आपको, क्या पता कभी भी पूछ सकते हैं। जैसे पेस्टिसाइड हो गया, प्लांट्स हो गया, स्पेल्स हो गया, लेबोरेटरीज में जो स्प्रेज होते हैं उसका जो पोल्यूटेंट मेन पोल्यूटेंट क्या होता है, उसका मर्करी होता है, कैडमियम होता है। ओके, तो ये सभी हैं, आप एक बार देख सकते हो, ये देख सकते हो बहुत अच्छे से सिंपल है। आई होप आप इन लोगों को प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स, राइट। ओके, अब नेक्स्ट है, हमने देखो काजेज और इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। अब हम देखते हैं एयर पोल्यूशन क्या पर्टिकुलरली जो हम जिसके लिए हम पढ़ने के लिए आए हैं। अच्छा, पढ़ते हैं। Have you ever felt that air is much as a resource as water for food? To stay alive, the average adult human being exchange about 6 times more amount of gases per day as compared to daily consumption of food and water. This is the reason why air quality is important to us. You might have read about the composition of normal air. For most of living being, oxygen is the immediate requirement from the environment. We live for days without food and water, but only for few minutes without oxygen. Any significant changes in the normal composition of air is harmful. Dry air contains almost 78% nitrogen and 21% oxygen, 0.04% carbon dioxide and small amount of other gases. Air also contains variable amount of water vapors. अच्छा, सबसे पहले आपको एयर और ऑक्सीजन के बीच में फर्क पता होना चाहिए। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, ओके, पर्टिकुलरली गैस है, लेकिन एयर जो है एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसमें आप O2 भी देख सकते हो, जैसे हमने पढ़ा। ओके, जो पर्टिकुलर एयर है तो उसमें O2 भी होता है, उसमें नाइट्रोजन होता है, ठीक है, और उसके बाद उसमें वाटर वेपर स्मॉल अमाउंट पे 0.02 अमाउंट में CO2 होता है और वाटर वेपर्स होते हैं। ओके, ठीक है। सो जिंदा रहने के लिए ऑब्वियसली जो है एक ह्यूमन एयर को ऑब्वियसली जो है एयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एयर एक्चुअली ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसी से हमको जो है एयर की क्वालिटी जो है उस जो एयर की इंपॉर्टेंस है वो हमारे लाइफ में पता लगता है। क्यों? क्योंकि इसके बिना जो जिंदा रहना मुश्किल है। ओके, आपने जो एयर की नॉर्मल कंपोजिशन के बारे में भी पढ़ा होगा। ओके, लेकिन जो इमीडिएट जिसको मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना जो ह्यूमन बीइंग के लिए, वो है ऑक्सीजन। इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है इन्वायरमेंट से, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है। हम बोलते हैं पेड़ लगाओ, वो क्या करो, चाहे उसे छाया मिलती है फिर वो, लेकिन सबसे ऑब्वियसली आपको सब, अगर आपने कभी इन्वायरमेंट पढ़ी चीज़ हमने कभी भी पेड़ों के बारे में सुना तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेड़ों की सबसे बड़ी जो हमको हेल्प मिलती है उसको वो क्या होगी, उसको क्योंकि हमको ये O2 देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, जो सबसे बड़ी पेड़ों की जो रिक्वायरमेंट है। सो हमको इसी के लिए जो पेड़ हैं सबसे ज़्यादा नीडी हैं। ओके, हम जो बिना खाना खाए या फिर बिना पानी पिए ज़्यादा से ज़्यादा रह सकते हैं 1-2 दिन के लिए, बट विदाउट ऑक्सीजन जो है हम कम से कम 2 या 3 मिनट से ज़्यादा नहीं रह सकते। ओके, अगर हम बात करें एयर की जो कि हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है, एयर की,
उसमें अगर हम थोड़ी सी भी चेंज देखें, ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एयर, ऑक्सीजन वाला एयर जी बोलते हैं उसको, ठीक है। सो अगर हमको चाहिए उसको 100% प्योर, ठीक है। अगर हम बात करें एंशिएंट टाइम के, तो लेट करते हैं, अगर उस टाइम इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं थी, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन था, वो एयर को प्योरीफाई होते थे। लेकिन अब ह्यूमन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वो एयर कितनी प्योरीफाई होगी, 70% होगी, ठीक है। अब चलो उसमें ह्यूमन की काम चल रहा है, वो एवरेज चल रहा है क्योंकि, लेकिन 30% कहीं ना कहीं वो भी हो गया। बट जैसे जैसे टाइम पड़ता गया, अब आज के टाइम पे एयर कितनी ज़्यादा प्यूरीफाई रहेगी, एयर रहेगी 30% या फिर 20%, ठीक है। अब जो है देखो, अब एयर में यहाँ से लेकर एयर में 100% से लेकर 20%, देखो कितना ज़्यादा गैप आ गया हुआ, 80% का गैप आ गया हुआ है, ठीक है। 80% इसका मतलब इसमें मिलावट हो गई है, इसमें दूसरी मिक्स गैसेज आ गए हैं, इसमें दूसरे पार्टिकल्स आ गए, इसमें दूसरे डस्ट पार्टिकल्स मिक्स हो गए हैं, जो कि ह्यूमन की हेल्थ के लिए अच्छी बात नहीं है, जो कि ह्यूमन की हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं है। सो उससे क्या होता है, जो एयर की जो ऑब्वियसली नॉर्मल रेटिंग थी, जो मैं आपको एग्जांपल के मदद से समझाने की कोशिश करूँ, जो एयर की जो फर्स्ट क्वांटिटी थी वो कितनी 100% प्योर थी, लेकिन उसके बाद जब वो 20% हो गई, मतलब इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया, सो उसकी जो क्वालिटी में क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। जो फर्स्ट जो नॉर्मल थी इससे दूसरे में कन्वर्ट हो गया, मतलब चेंज आ गया, जो कि ह्यूमन के लिए काफ़ी हद पे नुकसानदायक है। ओके, जैसे कि हमने पहले बताया कि जो, और हमने देखा कि जो एयर में है ना, उसमें काफ़ी हद पे हमको वाटर वेपर्स भी देखने को मिलते हैं। सो ये था एयर पोल्यूशन, मतलब एयर की जो नॉर्मल रेटिंग है, एयर की जो नॉर्मल टेम्परेचर है, या एयर की जो नॉर्मल क्वांटिटी है, क्वालिटी है, उसमें चेंजेस आ जाना ड्यू टू पोल्यूशन। ओके, अब एयर पोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे ऐसे बड़ा ज़्यादा अच्छा टॉपिक है, बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम देखते हैं हमेशा से। सो एयर की बात करो आप, तो इसकी टाइप्स भी होती हैं, ठीक है। अब हम एयर पोल्यूशन के टाइप्स पढ़ते हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं। सो फर्स्ट है नेचुरल पोल्यूशन, ठीक है। प्राकृतिक ऐसे कौन कौन से कारण है जिनकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। दिस पोल्यूटेंट्स आर रिलीज फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज और एज रिजल्ट ऑफ नेचुरल एक्टिविटी। सम एग्जाम्पल्स आर pollens and volatile organic compound from plants, gases like sulfur dioxide and hydrogen sulfide from volcanic eruption and decay of organic materials, particles from wildfires and sea. In general, natural emissions are low concentration and do not cause serious damage। अच्छा, सो जो नेचुरल टाइप होती है इन्वायरमेंट पोल्यूशन की, जो नेचुरल पोल्यूटेंट्स होते हैं, ठीक है। सो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एयर पोल्यूशन की बात की, ठीक है। हम पोल्यूशन, हमें पता है कि एक एक्टिविटी होती है, एक्ट होता है। अब पोल्यूशन कौन करता है, हमने पहले पढ़ा, पोल्यूटेंट्स करते हैं। तो एयर पोल्यूटेंट्स हैं, उनकी टाइप्स पढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट है नेचुरल पोल्यूटेंट। ओके, सॉरी, नेचुरल पोल्यूशन नहीं था, नेचुरल पोल्यूटेंट्स है। ओके, सो जब नेचुरल पोल्यूटेंट्स की बात करें तो वो क्योंकि प्राकृतिक द्वारा किए जाने वाले कृत्य हैं, जो प्राकृतिक पोल्यूटेंट्स है, तो वो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालते हैं एटमॉस्फेयर पे एज कम्पेयर टू ह्यूमन। ओके, एज कम्पेयर टू मैन मेड। सो अगर हम बात करें नेचुरल पोल्यूटेंट्स की, तो जो कि कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक कृत्यों की वजह से होते हैं, जैसे कि अगर बात करूँ वोल्केनो, सो वोल्केनो को फटने में या फिर वोल्केनो बनने में इंसान का कोई भी हाथ नहीं होता है। क्योंकि जब वो अर्थ की जो लेयर है उसमें अंदर पड़ा होता है, लेकिन जब वो अंदर से जो अर्थ की मेंटल और कोर है वो इतना ज़्यादा गर्म हो गया, जब उससे लावा निकलना शुरू हो जाता है, सो वो ज़मीन पर आ जाना शुरू। अब उससे क्या होगा, उससे CO2 निकलेगी बहुत ज़्यादा मात्रा में, जो कि ऊपर जाके हमारे एटमॉस्फेयर में मिल जाएगी गैसेज में, और जिससे कि इफेक्ट पड़ेगा हमारे इन्वायरमेंट पे, क्योंकि ऑब्वियसली क्लाउड्स के साथ मिल जाएगी, उसके बाद CO2 ओके, उस क्लाउड्स के साथ मिलकर उसके बाद एसिड करेगी। ओके, और CO2 ज़्यादा से ज़्यादा इमिट होगी, तो उसके बाद आपको पता ही है कि जो CO2 है वो ग्लोबल वार्मिंग का मेन काज बनती है। सो इस तरह से जो नेचुरल पोल्यूटेंट्स हैं, प्राकृतिक पोल्यूटेंट्स हैं, वो ये अपना रोल निभाते हैं कहीं ना कहीं को एयर को पोल्यूट करने में। बट मैंने आपको पहले बताया कि एज कम्पेयर टू मैनमेड ये इतना ज़्यादा अपना इफेक्ट नहीं डालते हैं। तो फर्स्ट था नेचुरल पोल्यूटेंट्स। अब पढ़ते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं। दीज पोल्यूटेंट्स आर इमिटेड डायरेक्टली इनटू एयर एज अ रिजल्ट ऑफ नेचुरल और ह्यूमन एक्टिविटी। एग्जांपल इंक्लूड सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स एंड पार्टिकल्स रिलीज फ्रॉम द फ्यूल बर्निंग। सो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स का नाम समझ सकते हो। प्राइम का मतलब फर्स्ट वैसे जो सबसे जब हम कहते हैं एक्टिविटीज़ की पार्ट पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, ठीक है, टर्शियरी एक्टिविटीज। सो प्राइमरी मतलब सबसे फर्स्ट लेवल पे जो सबसे स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट हो। सो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जो डायरेक्टली जो है ह्यूमन आप बात कर सकते हो, ह्यूमन एक्टिविटीज या फिर नेचुरल एक्टिविटीज़ की तरफ द्वारा सीधा हमारे इन्वायरमेंट में चले जाते हैं। हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ या फिर नेचुरल एक्टिविटीज़ के द्वारा जो सीधा इमिट हो जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में और ऑब्वियसली पोल्यूशन काज करते हैं। सो वो हो गए प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, जैसे कि कौन कौन से, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गए, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अब इस अगर आप सांस ले रहे हो, तो जब आप सांस छोड़ते हो तो डायरेक्टली आपके द्वारा आपके माउथ से, आपके मुंह से जब डायरेक्टली CO2 निकलती है, तो वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ओके, सो वो हो गया प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हो गए। प्राइमरी हो गया, तो फिर सेकेंडरी भी कोई होगा। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन के एक प्रोडक्ट होते हैं। ओके, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंपाउंड के बीच में secondary pollutants are produced as a result of chemical reaction between primary pollutants and the normal atmospheric compound under influence of electromagnetic radiation from the sun। ओके, अब हम देखते हैं कि किस तरह से जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है वो किस तरह से बनता है, वो उसका कैसा रिजल्ट हो। अच्छा, अब आपने बात की जैसे प्राइमरी, जब प्राइमरी जो है प्राइमरी के बाद सेकेंडरी आता है, ठीक है। जब हम बात करें सेकेंडरी की, तो वो किससे बनता है, प्राइमरी से बनता है, क्योंकि जो सेकेंडरी सोर्स है कहीं ना कहीं उसका प्राइमरी के साथ लिंक होता है। अच्छा, अब हम इसमें प्राइमरी सोर्स अपना रोल निभाता है। अब हमने पहले भी पढ़ा, ऊपर जाके जो फर्स्ट हमने प्राइमरी सोर्स से पढ़े, उसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से जो सल्फर डाइऑक्साइड है ना, SO2 है ना, वो एक प्राइमरी सोर्स है डायरेक्टली। अब प्राइमरी सोर्स जो है वो ऑक्सीजन
उसके साथ अगर रिएक्ट करेगा, ठीक है, जो प्राइमरी सोर्स हमारा बात करते हैं सल्फ्यूर डाइऑक्साइड, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ। ऑब्वियसली हमने देखा कि जो एटमॉस्फेयर में कितनी ज़्यादा ऑक्सीजन पड़ी होगी, वो उसके साथ अगर रिएक्ट करेगा तो प्राइमरी सोर्स जो है, सो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड है, राइट, इसके दो एलिमेंट्स है, बट जब वो इसके साथ मिल जाएगा, क्योंकि इधर ऑक्सीजन का दो एलिमेंट है, सो इसके साथ क्या बन जाएगा, इधर सल्फ्यूरिक ट्राइऑक्साइड बना देगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर जो दो प्राइमरी सोर्सेज हैं, यहाँ पर जो दो प्राइमरी सोर्सेज कौन कौन से थे, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन, इन दोनों ने जब आप उसके साथ केमिकली रिएक्शन किए तो इन्होंने क्या बनाया, सल्फ्यूरिक ट्राइऑक्साइड बनाया। सल्फ्यूरिक ट्राइऑक्साइड बनाया, उसके बाद सल्फ्यूरिक ट्राइऑक्साइड ने आगे जाके फिर वाटर वेपर है जो ऑब्वियसली हमारे एटमॉस्फेयर में कितने ज़्यादा वाटर वेपर है, उनके साथ रिएक्शन किया। फिर वो उनके साथ रिएक्शन करने के बाद क्या रिजल्ट आया, उनके बाद रिएक्शन करने के बाद जब बादल हमारी बारिश होगी ऑब्वियसली, और बारिश होगी तो वो सल्फ्यूरिक ट्राइऑक्साइड बारिश में मिल जाएगा, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में हर जगह फिर सल्फ्यूरिक ट्राइऑक्साइड ही घूमेगा, ठीक है। सो तो वो उसके साथ मिक्स होगा, उसके बाद एसिड रेन होगी, और एसिड रेन का तो आपको पता ही है कि कितनी ज़्यादा डैमेजफुल होती है, कितनी ज़्यादा पोल्यूटेड होती है वो ह्यूमन की कंडीशंस के लिए। तो इस तरह से जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं वो अपना काम करते हैं। आई होप का थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन वापस से एक बार स्मॉल लेवल पे समझने कीजिए। प्राइमरी, ठीक है, जब प्राइमरी जो एलिमेंट्स हैं होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर देते हैं तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बना देते हैं। जैसे कि हमने बात की सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड की, ठीक है, सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ओके, सो ऑब्वियसली आपको पता है कि दोनों प्राइमरी सोर्सेज हैं, तो क्या बनाएगा, ओके, सो ये आप देख सकते हो यहाँ पर, सो ये बनाएगा यहाँ पर सल्फ्यूरिक ट्राइऑक्साइड, है ना। अब सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड बन गया यहाँ से प्राइमरी। अब ये दोनों प्राइमरी है ना, प्राइमरी से ये क्या बना, सेकेंडरी बना। अब सेकेंडरी का यहाँ पर हम लिख लेते हैं जैसे सल्फ्यूरिक ट्राइऑक्साइड। अब सल्फ्यूरिक ट्राइऑक्साइड ऐसा तो है कि अब आसमान में चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में ऐसा खाली खाली पड़ रहेगा या फिर उसके साथ कुछ नहीं होगा। एटमॉस्फेयर में और जो भी एलिमेंट है वो इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो इसके साथ कोई, चलो जैसे अब इसके साथ रिएक्ट कर दिया, इसके साथ भी हमने रिएक्ट करवा दिया वाटर पेपर में, ठीक है, क्योंकि इसलिए वो भी बड़ा ज़्यादा पाया जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में। अब वाटर पेपर के साथ मिल गया तो क्या हो जाएगा, वाटर पेपर के साथ मिल जाएगा तो ये कभी ना कभी जब बारिश होगी तो वाटर पेपर ऑब्वियसली उसमें अपना रोल निभाता है। तो जैसे जैसे बारिश होगी, प्रेसिपिटेशन होगी, तो ये जो है सल्फ्यूरिक ट्राइऑक्साइड और वाटर पेपर का मिक्स होकर मिक्सचर बना है वो बारिश के साथ मिल जाएगा। अब बारिश के साथ मिल जाएगा तो जब बारिश होगी तो क्या होगा, उसको एसिडिक रेन हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जो सल्फ्यूरिक ट्राइऑक्साइड है उसके साथ जो पहले ही इतने ज़्यादा एलिमेंट्स मिल चुके हैं, ओके, सो जो कि हमारे नेचर के लिए लाभदायक नहीं है, डैमेज करता है ये हमारे नेचर को। समझ गए? अब आई होप कि समझ गए सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। जो सिंपल भाषा में आप इतना बोल सकते हो कि जो केमिकल रिएक्शन होती है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंपाउंड्स के बीच, वो उसको आप बोल सकते हो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। ये आप देख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। नीचे यहाँ पर जैसे ह्यूमन एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, यहाँ पर आपकी इंडस्ट्री लगी हुई है, यहाँ पर इंडस्ट्री से आपको ऑब्वियसली गैसेज निकल रही है, यहाँ पर आप नेचुरल ऑब्वियसली हॉट स्प्रिंग है या फिर वहाँ से भी ऑब्वियसली जब हॉट स्प्रिंग जब उबलता है पानी तो वहाँ से भी गैस निकलती है, यहाँ से भी निकल रही है, ठीक है। यहाँ पर व्हीकल है जो सबसे बड़ी पोल्यूटेंट के कारण है वो भी, सो यहाँ से भी निकल रहा है। यहाँ पर नेचुरल घर है, ठीक है, किसी का घर पे अगर के आग वगैरह जाएंगे, फर्निंग फॉसिल फ्यूल्स जलाएंगे तो वहाँ से, यहाँ से अगर वॉल्केनो है, यहाँ से इरप्ट हो रहा है और ये भी गैस निकल रहा है, ठीक है। इसे भी अब यहाँ से सारी जो ये सारे क्या है, प्राइमरी सोर्स है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट निकल रहा है, राइट, यहाँ से डायरेक्ट जो है गैसेज निकल रही है वो कहाँ पर जाएंगे, आसमान में जाएंगी। अब ये क्या होगी, प्राइमरी सोर्स, क्योंकि हमने प्राइमरी सोर्स से पढ़ा है कि जो डायरेक्ट होती है। अब ये सारे मिलकर एक दूसरे के साथ, देखो यहाँ पे SO2 है, O2 के साथ मिलेगा, NO2 है, CO2 के साथ मिलेगा, उसके साथ मिलेगा। सो आगे जाके क्या बनाएंगे, सेकेंडरी सोर्सेज बनाएंगे, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनाएंगे, ठीक है। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स है वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट के साथ इन दोनों के एक जब एलिमेंट का दूसरे के साथ एलिमेंट के साथ मिक्सचर हो जाएगा तो वो दूसरा बनाएंगे। अब मतलब जो दो प्राइमरी चीज़ें मिल जाएंगी तो उससे सेकेंडरी चीज़ बनती है, हमेशा याद रखनी है, ओके। अब ये दोनों सेकेंडरी चीज़ बन गई। अब सेकेंडरी चीज़ में सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स यहाँ पर है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट में इसको देखो HNO3 बन गया, SO3 बन गया, H2SO4 बन गया। अब वो क्या करेगा, अब कभी ना कभी जो ये एलिमेंट्स है ये देखो यहाँ आसमान में घूम रहे हैं, ठीक है। अभी एलिमेंट्स जो है यहाँ आसमान में घूम रहे हैं, तो जब भी यहाँ से बारिश होगी, वैसे बादल है यहाँ पर बारिश होगी, तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये उस बारिश के साथ मिक्स हो जाएंगे तो उस बारिश के नीचे आएंगे और उसको बोलेंगे एसिड रेन बोलेंगे, और एसिड रेन हमारे एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल होती है, ओके। अब हम देखते हैं एयर के मेजर पोल्यूटेंट्स कौन से मेजर एयर पोल्यूटेंट्स हैं, ओके। हमने जैसे अभी ऊपर पढ़ा, लेकिन अभी हम फिर भी पढ़ लेते हैं यहाँ पर एक दो से नजर डालेंगे कि एयर के मेजर ये सारे जो है एयर के हैं मेजर पोल्यूटेंट्स, ठीक है। सो ऑक्साइड, कार्बन के जो ऑक्साइड्स है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ठीक है, उसके सोर्सेज क्या है, किस किस चीज़ों से जो कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड फैलता है। जैसे कि हम बस करें जब आप कोल यूज़ करते हैं, कोल के कम्बशन या जो तेल की या फिर फॉल फ्यूल की, या जब एनर्जी प्रोड्यूस करते हो उसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन मैंने आपको पहले बताया कि जब व्हीकल्स से है या फिर बायोमास की आप जब जलाते हो लकड़ी वगैरह जलाना, या फिर जब आप गोबर जब कहीं काऊ डंग होता है उसको जब यूज़ करते हो तो उससे CO2 निकलती है, ठीक है। उसके इफेक्ट क्या पड़ते हैं हमारे एनवायरमेंट पे, CO2 हैज अ मेजर रोल इन ग्रीन हाउस इफेक्ट। मैंने आपको पहले बताया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कितनी ज़्यादा अफेक्टेड होती है। उसके बाद कार्बनिक एसिड जो है एसिड के साथ मिल गया तो वो ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट करती है। सो कार्बन के ऑक्साइड, उसके बाद हमने ऊपर भी पढ़ा सल्फ्यूरिक ऑक्साइड जो है, जैसे कोल पेट्रोलियम रिफाइनिंग रहेगा, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, उस जब आप वो यूज़ करते हैं, जब ये टेक्निक यूज़ करते हो जो सल्फर के जो एलिमेंट्स हैं वो निकलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड निकलते हैं। उसके काजेज क्या होते हैं, उसके इफेक्ट क्या पड़ते हैं, वो हमारे जो ह्यूमन की लंग्स है वहाँ पर अपना इफेक्ट करते हैं, ओके। उसके बाद नाइट्रोजन के देखो आप सकते हो, नाइट्रोजन के ऑक्साइड सही है, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड देखो बनेगा, ये भी बनेगा फॉसिल फ्यूल से भी नाइट्रोजन निकलता है, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, ये देखो जैसे पायरोक्सी एसिटेट नाइट्रेट, इसको जैसे पैन बोलते हैं, ओके। HNO3 निकलते हैं, ग्रोथ जिससे किसी भी टिश्यू की ग्रोथ या फिर उसका किसी भी प्लांट की जो ग्रोथ है या फिर उसकी जो टिश्यू है उसको डैमेज करता है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओके। उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स हो गए। सो ये सारे जो है ये सारे जो पोल्यूटेंट्स हैं एयर पोल्यूटेंट्स हैं, ओके। हम नेक्स्ट एयर प्रेसिपिटेशन, एसिड प्रेसिपिटेशन, या फिर जिसको आप एसिड रेन बोल सकते हो, ठीक है।
Acid rain or acid precipitation includes wet acidic deposition like rain, snow, fog, moist or dew, and deposition of dry acidic particles from air. Acidic precipitation occur in and around the areas where major emission of sulfur dioxide and nitrogen oxide occur as a result of anthropogenic activities. Hydraulic acid emit from coal-fired power plants also add to the acid rain problems. Acid deposition have disastrous effect on the life forms as well as the material. Soil fertility is adversely affected because of acid water in the soil release immobile heavily metal in ions which are high injurious to plants and other soil biota. Apart from the damaging forest, lake and acid rain corrodes and harm building materials such as steel, paints, plastic, cement, limestone, sand and marble. ओके सो अब बात हमने यहाँ पर इतने से हमको ये पता रहता है कि जो एसिड रेन है वो किस तरह से जो इफेक्ट करती है हमारी इन्वायरमेंट को। जब हमने देखा कि जब दो प्राइमरी जो पोल्यूटेंट्स होते हैं जब वो मिलके जैसा सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनाते हैं, ठीक है, तो वो किस तरह से जो एसिड रेन होती है वो होती है और उससे जब एसिड रेन होती है और उससे जब एक पर्टिकुलर एरिया जो है अफेक्ट होता है। ओके, जब एक लैंड की जो अब वैसे जब बारिश हुई, ठीक है, वो कहीं ना कहीं लैंड पे गिरेगी, ठीक है, तो जो उस लैंड की जो फर्टिलिटी है वो खत्म होने के चांसेस हैं। वो क्योंकि जो वो बारिश हो रही है उस बारिश में एसिड है और वो एसिड जो बेसिकली हाई क्वालिटी का होता है, मतलब कहीं ना कहीं जो उसके अंदर के जो केमिकल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं, इतने ज़्यादा हाई रिएक्शनरी होते हैं कि जो सॉइल की फर्टिलिटी उसको खत्म कर देते हैं पूरी तरह से, ठीक है। ऑब्वियसली और जो कि ह्यूमन की लाइफ फॉर्म पे जो इफेक्ट पड़ेगा, इन्वायरमेंट पे जैसे इफेक्ट पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस ना कि लैंड, उसके अलावा जब बात करते हैं फॉरेस्ट की या फिर लेक्स की, तो जो एसिड रेन है इसमें भी अपना बहुत ज़्यादा रोल निभाती है इनको पोल्यूट करने में, इनको डैमेज करने में। और एसिड रेन वहीं पर होती है जहाँ पर ज़्यादा एमिशन हो CO2 SO2 और NO2 की। जिस एरिया में जैसे पर्टिकुलर यहाँ पर इंडस्ट्री है तो यहाँ पर यहाँ से ज़्यादा गैसें निकलेंगी। अब यहाँ से ज़्यादा गैसें निकलेगी तो जब यहाँ से जब क्लाउड्स होंगे, अगर इसके ऊपर बनेंगे जहाँ पर ज़्यादा बादल बनेंगे, तो अगर यहाँ पर बारिश होगी तो क्योंकि यहीं से निकली ज़्यादा दूर नहीं होगी, तो इस एरिया में सबसे ज़्यादा एसिड रेन होगी। आप देख सकते हो किस तरह से जो यहाँ से एसिड निकल रही है, देखो यहाँ से यहाँ से CO2 का इमिशन निकल रहा है, ठीक है, वो यहाँ से ऑक्सीडेशन करके जो क्लाउड्स बन रहे हैं, ठीक है, और क्लाउड्स के बाद जब बारिश हो रही है और बारिश है तो ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ से इनके साथ एसिड रेन जो है वो एटमॉस्फेयर में पड़ी हुई है, जब बारिश होगी वो SO2 इनके साथ मिक्स होगा और उसके साथ बारिश होगी और तब एसिड रेन आएगी और जब नीचे आएगी तो देखो किस तरह से जो वेजिटेशन पे अफेक्ट करती है। ओके सो ये वाला अभी पूरे जो पैराग्राफ है इसको ऐसे नॉन पढ़ेंगे, बट आई होप कि आप सबको इसको नोट करेंगे क्योंकि कभी कभी भोपाल गैस ट्रेजेडी पूछ दिया जाता है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। सो क्या है भोपाल गैस ट्रेजेडी? इन 1969 अ पार्ट ऑफ इट्स ग्लोबल एम्पायर यूनियन Carbide Corporation set up its pesticide formulation unit in the northern end of city of Bhopal in the central India. In December 1979, its methyl isocyanate plant with an installed capacity of 5,000 tons went into production. Okay, so यहाँ पर क्या बात करते हैं 1969 में ग्लोबल एम्पायर जो यूनियन कार्बन कॉर्पोरेशन था उन्होंने अपना पेस्टिसाइड का यूनिट, ठीक है, जो पेस्टिसाइड्स हैं उसका यूनिट इस्टेब्लिश किया था कहाँ पर? भोपाल में। ओके, उसके बाद दिसंबर 1979 में क्या होता है, जो MIC प्लांट है वो वहाँ पर स्टैब्लिश हो जाता है। उसकी कैपेसिटी कितनी होती है? 5,000 टन्स। ओके, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, देखो कितना बड़ा यूनिट है। आगे बढ़ते हैं। ऑन द नाइट ऑफ December 2, 1984, ड्यूरिंग रूटीन मेंटेनेंस ऑपरेशंस इन द प्लांट एट अबाउट 9:30 PM, a large quantity of water carrying कैटालिटिक मटेरियल एंटर्ड मिथाइल आइसोसाइनेट, इसको MIC मिक बोलते हैं, ठीक है। स्टोरेज टैंक नंबर 610 इन द अर्ली हावर्स ऑफ December 340 टन्स ऑफ टॉक्सिक गैसेज वर रिलीज फ्रॉम द प्लांट एज अ रिजल्ट ऑफ कंटेमिनेशन ऑफ स्टोरेज टैंक्स एंड स्प्रेड थ्रू द सिटी। द रिजल्ट वाज नाइटमेयर दैट स्टिल हैज नॉट एंडेड, ठीक है। नो अलार्म एवर साउंडेड ए वार्निंग एंड नो इवैक्यूएशन प्लान वाज प्रिपेयर्ड। द गैस लीक लास्टेड लेस देन 1 hour, yet the accident killed about 2,500 pupils. About 1 lakh were seriously injured by the gas, which caused burn on contact with the severe irritation to the eyes, nose, throat, and lungs. Only a few ppm of inhaled gases causes violent coughing, swelling lungs, bleeding, and death. अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है? 2 दिसंबर की रात को 2 दिसंबर की रात को क्या होता है कि जो उनका जो प्लांट में जो केमिकल्स होते हैं, राइट, जो उस प्लांट की जो डेली रूटीन मेंटेनेंस के जो ऑपरेशंस होते हैं वो जो डेली उसमें करीब 9 बजे के टाइम के आसपास जो है जो उनका टैंक्स है, ठीक है, जो जिसमें लार्ज क्वांटिटी के आप वाटर रखने की कैपेसिटी है, वो उस प्लांट के जो मिथाइल आईएसओ मिक जो है जिसको हम बात करें मिथाइल आईएसओ साइनेट में स्टोरेज टैंक में मिल जाता है, जो जिसका टैंक नंबर क्या था 600 टन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है 2 दिसंबर की रात को ये घटना हो रही है 9 बजे के, उसके सुबह अगले दिन की सुबह दिसंबर के 3 तारीख को यहाँ पर 1 2 3 नहीं बल्कि 40 टन
40 टन की गैस जो है वो रिलीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ का जो क्या हुआ था कि शाम के टाइम के वाटर जो है वो मिक्स जो उसकी मिथाइल आइसोसाइनेट है उसके साथ मिल गया था और पूरा रात भर रिएक्शन हुआ। ठीक है, फिर पूरा 40 टन सुबह 3 दिसंबर को 40 टन जो गैसेज है वो रिलीज हुई भोपाल में। और आप सोच सकते हो कि पूरी सिटी जो है इससे प्रभावित हुई। उस टाइम पे देखा कि 2500 बंदों की कम से कम डेथ होगी और 1 लाख जो पीपल्स हैं वो उससे अफेक्टेड हुए, जीरियस हुए, जिसकी वजह से उनको लंग्स में प्रॉब्लम्स हुई, आइज में प्रॉब्लम्स हुई। ठीक है, उनके जो किडनीज में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हुई, उनके थ्रॉट्स में प्रॉब्लम, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हुई। ओके, ये देखो ये केयरलेसनेस है कहीं ना कहीं, आप देख सकते हो। सो ये है भोपाल गैस ट्रेजेडी, जिससे कितने लोगों को ज़्यादा शिकार होना पड़ा, देख सकते हो आप। आई होप अभी साहब आप कॉल इसमें प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते होंगे। ओके, सो ये था एयर पोल्यूशन, इसके बारे में हमने बेसिकली सब कुछ जान लिया है। अब हम पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन क्या होता है। वाटर पोल्यूशन एनी फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल चेंज दैट डिग्रेड्स द वाटर क्वालिटी रिजल्ट इन द वाटर पोल्यूशन। अच्छा, सो ऑब्वियसली जो पोल्यूशन है वो चाहे जो भी प्रकार को, लेकिन डेफिनेशन ऐसी सेम होती है। एनी अनडिजायरेबल फिजिकल एजेंट या एनी अनडिजायरेबल चेंज दैट डिग्रेड्स द क्वालिटी ऑफ, अगर आप इधर वाटर लिखा एयर लिख सकते हो या फिर नॉइस लिख सकते हो। ओके, क्योंकि जो डेफिनेशन मतलब कोई भी ऐसे अनडिजायरेबल चेंज या ऐसा अनडिजायरेबल कंपोनेंट जो भी किसी आपका इन्वायरमेंट की आप बात करो, एयर की बात करो, अगर आप एयर के बारे में पढ़ो तो एयर की क्वालिटी को डिग्रेड कर दे, वाटर की क्वालिटी डिग्रेड कर दे, नॉइस की क्वालिटी को डिग्रेड कर दे, सॉइल की फर्टिलिटी को डिग्रेड करते हैं, तो उसको पोल्यूशन बोलेंगे। ओके, सो वाटर बीइंग यूनिवर्सल सॉल्वेंट कैन डिसॉल्व वेरियस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। जो हमने देखा कि जो वाटर है ऑब्वियसली आपको पता है, अगर जिसको नहीं भी पता हो तो लिख लेगा। जो वाटर है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट, मतलब उसमें आप बड़े से ज़्यादा आपने देखा कि जो वाटर है वो बड़े से बड़ी जो चीज़ों पिघला देता है, मतलब उसको लिक्विड फॉर्म में लेता है। बड़ी से बड़ी चीज़ अगर आप लोहा मेटल वो नहीं है, लेकिन इससे काफ़ी चीज़ों को जो है पिघलाया है। ओके, इसलिए उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। जो सॉल्वेंट जो सोल्यूट होता है वो मिलता नहीं है, जो सॉल्वेंट होता है मिलाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हो कि किस तरह से जो लोगों की केयरलेसनेस है और मतलब डायरेक्टली वो यहाँ नदी के आसपास वो अपना गंद फेंक। अब इससे लोगों की क्या मंशा होती है, इससे ये सोचते हैं कि मतलब रन चलता हुआ पानी है तो वो वहीं यहाँ पर फेंक देंगे और पर्टिकुलर यहाँ पर इकट्ठा नहीं होगा। लेकिन ये लोगों की गलत धारणा है। अब यहाँ से वो पानी आगे जाएगा तो ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने यहाँ पर गंद जो फेंक दिया है तो ये यहाँ पर खत्म हो गया, ये यहाँ पर से अब यहाँ पर नहीं तो खत्म हो गया, नहीं, वो यहाँ से आगे चलता जाएगा। क्योंकि अगर वो नॉन बायोडिग्रेडेबल, हमने पढ़ा कि कितना ज़्यादा टाइम लगता है उसको डिग्रेड करने में, लगभग नामुमकिन है। और ये आगे चलता जाएगा। और अगर आगे इसी को किसी मैरीन वाटर में या किसी मछली ने खा लिया या फिर कहीं रुक किया तो उससे डैमेज होता है इन्वायरमेंट को। ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी आपको। सो इस बात का आपको ध्यान रखना है। Polluted water is threat to our health and survival and aquatic life and other life forms. The pollution of non-flowing water bodies like ponds, lakes, and underground water becomes localized and confined, making it more serious. The major human-generated sources of water pollution are sewage, garbage, and refuse industrial and agricultural wastes like fertilizer and pesticide. So जो वाटर जो है वो जो पोल्यूटेड वाटर है वो हमारी ह्यूमन की जो हेल्थ है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खराब है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो हमारी ह्यूमन की हेल्थ है उसके डिफेक्ट ओबियसली जब आप पानी पियोगे तो आपको जो अगर साफ पानी नहीं होगा तो आपको कई सारी बीमारियां लग सकती हैं, ना कि ह्यूमन बल्कि और भी जो भी पानी में रहने वाली जानवर हैं। ठीक है, उनको अफेक्ट होता है इसका। अगर बात करो ना कि जब आप बात करते हो कि कुछ जो पेड़ हैं वो समुद्र में होते हैं, ठीक है, सो उन पे भी अफेक्ट पड़ता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब पोल्यूशन आ जाता है, ये उनका जो सन रेज आने की जो एरिया वो बेसिकली अगर बात करो तो नॉर्मल एक नदी है। ठीक है, यहाँ पर अगर उन्होंने पोल्यूशन फैला दिया, पूरा पोल्यूशन नदी के ऊपर फैल दिया, तो जो नीचे प्लांट्स है उनको पूरी अच्छी तरीके से सन रेज नहीं मिल पाती है, वो परेशान रुका देते हैं जो पोल्यूशन है। सो जिसकी वजह से उनको उनकी ग्रोथ में प्रॉब्लम बढ़ती है। ठीक है, सो ये कुछ कारण, ये कारण है जो कि एयर पोल्यूटेंट्स के कारण है। ओके, सॉरी वो एयर पोल्यूटेंट का काज है। अच्छा, सॉरी वाटर पोल्यूटेंट के काजेज हैं। अच्छा, अब हम वाटर पोल्यूटेंट्स के टाइप्स पढ़ते हैं। Water pollutants are divided into following major categories: the types, sources, and effect of water pollutant agents shown in the table 9.1 में। अच्छा, सो वाटर पोल्यूटेंट जो वाटर के पोल्यूटेंट्स हमने देखा, एयर के पोल्यूटेंट्स हमने देखा, आराम से पढ़े थे कौन कौन से होते हैं। ठीक है, प्राइमरी होते हैं, उसके बाद सेकेंडरी होते हैं एंड नेचुरल होते हैं। राइट, सो अभी उसी तरह से हम वाटर के पोल्यूटेंट्स पढ़ते हैं। वाटर पोल्यूटेंट्स में सबसे फर्स्ट है बायोलॉजिकल एजेंट। ओके, बायोलॉजिकल एजेंट क्या होते हैं? Pathogenic organisms like viruses, bacteria, and protozoans are serious water pollutants as far as human health is concerned. Cholera, bacterial and amoebic dysentery, gastroenteritis, typhoid, polio, flu, viral hepatitis and worm infections are important waterborne diseases. So ये सारी waterborne diseases आप सभी याद करेंगे क्योंकि पेपर में पूछी जाती हैं कि waterborne diseases कौन कौन सी हैं। ठीक है, some insects that have aquatic liver transmit malaria, dengue, yellow fever and filariasis. In our country, generally one set of rainy season is accompanied by such epidemics. Overpopulated areas, unplanned industrial and human settlements, lack of proper civic amenities are some of the contributory factors. Water gets contaminated due to the human waste, animal wastes, domestic sewage and water waste discharge from the tanneries and slaughter of horses. Okay, सो अभी तक हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, ये कितनी बार मैं आपको ये बताता हूँ। जो वाटर है वो वैसे जो ह्यूमन वेस्ट जो है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है, आप जब बात करो एनिमल वेस्ट जो इससे जो है कंटेमिनेट तक खराब होता है। और बाकी जब आप बात करते हैं हाउस, कभी कभी जो घर है पूरे ढह जाते हैं। आपने देखा होगा जब फ्लड आता है तो बाढ़ के साथ जो पड़ी हुई प्रॉपर्टीज होती है मिट्टी में मिल जाती है, सो वो भी पानी में मिल जाती है। उसकी वजह से जो वाटर है कंटेमिनेट होता है, क्योंकि वैसे जो मिट्टी वगैरह हो जाती है या फिर जो और भी बड़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो पानी में मिल जाती हैं, जिससे वाटर कंटेमिनेट होता है। और जो वाटर बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं जो वाटर पोल्यूशन, ये भी हमको याद रखेंगे। कौन कौन से अब हम देखा कि कैसे फैलते हैं। अगर किसी को इंसान, जैसे हमने एक मूवी देखी है तो उस मूवी में क्या होता है कि
वो या आप जैसे ऐसे देख सकते हो ना कि आपने सभी ने कृष्णा वगैरह वो स्टोरी तो सुनोगी जिसमें कालिया नाग है, जब वो एक लेक में अपना विष फैला देता है, राइट। सो जब भी उस लेक से कोई पानी लेता है तो मतलब उसको डेथ हो जाती है, ओके। जब भी कोई जानवर पीता है तो उससे ये पता लगता है कि जब हम कोई नदी वगैरह अगर है या फिर कोई सोर्स है वाटर का, अगर उसमें वायरस आ गया किसी तरह से, सो अगर वो हम यूज़ करेंगे तो वैसे उससे हमको भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। सो वायरस एक वाटर जो वाटर पोल्यूशन का एक एजेंट बन जाता है, बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, प्रोटोजोस हो गए। तो ये सारे वाटर के बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं। ये सब कहाँ पर पाए जाते हैं? ओबियसली जहाँ पर ओवर पॉपुलेटेड एरिया होंगे तो वहाँ पर से ज़्यादा वेस्ट होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट होगा तो ये जनरेट होंगे। या फिर अनप्लान्ड जगह है जहाँ इंडस्ट्रीज़ की हमने पहले ही पढ़ा हुआ कि किस तरह से कौन सी जगह पर इंडस्ट्री लगानी चाहिए, कौन से फैक्टर्स को ध्यान रखना चाहिए। अगर अनप्लान्ड जगह पर जहाँ पर वो इंडस्ट्री लगने के कहीं ज़्यादा आसार ना हो या फिर ज़्यादा कंडीशन ना फुलफिल करती हो, लेकिन वहाँ पर भी इंडस्ट्री आपने सेटअप कर दी तो वहाँ पर आपको इसके इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। सो ये थे बायोलॉजिकल। आपके पढ़ते हैं केमिकल एजेंट्स कौन से वाटर पोल्यूशन के। केमिकल पोल्यूटेंट्स कैन बी इनऑर्गेनिक इन नेचर लाइक नाइट्रेट, फॉस्फेट, एसिड, साल्ट एंड टॉक्सिक हैवी मेटल्स, ठीक है। सो जो केमिकल पोल्यूटेंट्स है वो इनऑर्गेनिक है, जैसे कि नाइट्रेट्स हो गए, फॉस्फेट हो गया, एसिड, साल्ट और टॉक्सिक हैवी मेटल्स, ये इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक केमिकल पोल्यूटेंट्स है वो कौन से हैं? जैसे ऑयल हो गया, गैसोलीन हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, डाइज हो गया, पेंट्स, प्लास्टिक्स, क्लीनिंग सॉल्वेंट एंड डिटर्जेंट्स। सो ये भी आप याद रखेंगे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कौन से हैं। Radioactive substances that make the third category of chemical pollutants are released into water bodies as a result of processing of uranium ore and waste from research laboratory। जो रिसर्च लेबोरेटरी है या फिर जो यूरेनियम का वेस्ट, हम बात करते हैं यूरेनियम की, तो उसका भी काफ़ी वेस्ट निकलता है। सो जब वो वाला वेस्ट होता है, जब उसको वाटर में डिस्चार्ज कर दिया जाता है तो उस कैटेगरी का जो वेस्ट होता है वो ज़्यादा हार्मफुल होता है। जैसे हम बात करते हैं लेबोरेटरीज की, तो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट बड़े ज़्यादा होते हैं, बड़े ज़्यादा केमिकल्स को एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है। तो उस तरह के जो इतने ज़्यादा हार्मफुल पोल्यूटेंट्स होते हैं उनको रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस बोलते हैं। ओके, सो केमिकल और बायोग्राफिकल हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल एजेंट्स। Suspended solids, sedimentary solids, and temperature are the physical factors that affect the quality of water. These pollutants adversely affect water bodies by slitting, clogging waterways, filling the dams, and making the water muddy. Aquatic animals face problems in breathing through gills in such water. So, suspended organic and mineral solids absorb toxic substances like heavy metals and pass them into food chain. The thermal pollution occurs when heat-laden water from the industries enters the water body. तो जो सस्पेंड सॉलिड होते हैं या फिर जो सेडिमेंट्री सॉलिड्स होते हैं, हमने पहले ही भी पढ़ा कि सेडिमेंट्री सॉलिड मतलब कौन से होते हैं। उसके बाद हमने टेम्परेचर या टेम्परेचर और ये सारे जो है ये फिजिकल एजेंट्स कौन कौन से सस्पेंडेड सॉलिड्स हो गए, जैसे या फिर सेडिमेंट्री सॉलिड या टेम्परेचर, जो ये सारे फिजिकल सोर्स एजेंट हो गए किसके, वाटर पोल्यूशन के, ठीक है। सो ये जब सभी इकट्ठा ये सभी जब होते हैं तो ये वाटर की क्वालिटी को डिग्रेड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल लेवल पे, ठीक है। ये सभी जो होते हैं कहीं ना कहीं जो डैम्स को जैसे बात करेंगे, कहीं डैम है ना तो उसको रोकेंगे, ठीक है। कहीं डैम है तो नीचे जाके जम जाएंगे या फिर उसी का डैम ओवरफ्लो हो जाएगा, ओके। जो पानी है उसको कीचड़ कीचड़ कर देंगे, मतलब कहीं ना कहीं वो जो वाटर है उसकी क्वालिटी को भी खराब कर देंगे, ठीक है। सो ये सभी होते हैं फिजिकल एजेंट्स। थर्मल पोल्यूशन क्या होता है? थर्मल पोल्यूशन में एक बार वापस पढ़ लेते हैं। थर्मल पोल्यूशन अकर व्हेन द टेम्परेचर ऑफ वाटर बॉडी और एयर इन द एटमॉस्फेयर आर रेज्ड और लोड एंड सब्सिक्वेंटली deviate from normal level. If temperature of tropical oceans is lowered by even 1 degree, the environment can lethal to some corals and some reef species. Raising the water temperature can have similar effect on sensitive organism. तो थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है? जब किसी भी वाटर बॉडी का या फिर जब एयर की जो क्वांटिटी है जो एटमॉस्फेयर में, उसका टेम्परेचर बढ़ता है या फिर घट जाता है। ऑब्वियसली हमने हर एक कितनी बार पढ़ चुके कि हर एक चीज़ जो है वो उसकी नॉर्मल रेट में ही अच्छी है, जितना उसकी प्राकृतिक जो क्वांटिटी है वो उतनी रेट में ही अच्छी है। लेकिन जब किसी भी वाटर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है, या फिर एयर का वाटर टेम्परेचर घटता है या बढ़ता है, तो उसे एक इनस्टेबिलिटी इम्बैलेंस होता है इन्वायरमेंट में क्रिएट, और उसको बोलते हैं थर्मल पॉल्यूशन। अगर हम बात इसकी कर लेते हैं इसी से, तो अगर ओशंस की बात करें तो जो ट्रॉपिकल ओशंस है, राइट, अगर उनका टेम्परेचर 1 डिग्री से भी बढ़ा या फिर 1 भी डिग्री घट गया तो सोच सकते हो आपकी जो उसमें जो रह रहे हैं, जो उसमें स्पीशीज रह रहे हैं, ठीक है। अब लेट करते तो एक स्पीशीज है, एग्जाम्पल के लिए बताऊँ, लेट करते फिश है या फिर और भी ऑक्टोपस है ना, लेट करते हैं ऑक्टोपस है। अब उसका जो सर्वाइविंग टेम्परेचर कितना है वो है, लेट के मैं ऐसे एग्जाम्पल के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। उसको जैसे करते हैं 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री का उसका टेम्परेचर है रहने का, ओके। उसको 30 ज़्यादा करने वैसा बात करते हैं उसका 10 डिग्री, ठीक है। उसका 10 डिग्री का सर्वाइवल है। अगर 1 डिग्री से कम हो गया, 9 डिग्री हो गया या 8 डिग्री हो गया, तो आप सोचो तो किस तरह से मतलब उसकी कंडीशन हो जाएगी, किस तरह से उसको सर्वाइवल करना पड़ेगा, ओके। 1 भी डिग्री बढ़ने या घटने से जो है वो इन्वायरमेंट पर इफेक्ट पड़ता है। सो हर एक चीज़ की जो बैलेंसमेंट है, ठीक है, तो हर एक चीज़ जो है बैलेंसमेंट ज़रूरी है। The solution to the problem of chronic thermal pollution lies in the retaining in the heated water and effluent discharged by the power plants and the other industrial unit in holding and cooled prior to the discharging into the water body.
अगर हम जो और सिंपल टर्म में समझेंगे तो जब हम कोई भी पर्टिकुलर चीज़ है उस लाइक हम बात करें अगर कोई भी जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं फिर बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज होती है उसमें अब जैसे बात करें लोहा बनाने की लोहा पिघलाने की, तो उसमें अगर जब हम उसको ठंडा करते हैं अगर पानी उसके लिए यूज़ करते हैं ठीक है, क्योंकि ठंडा पानी यूज़ करेंगे तभी कोई चीज़ गर्म चीज़ को ठंडा कर सकते हैं, मतलब नॉर्मल रेट में ला सकते हैं। अब जब हमने एक चीज़ है उसका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है ठीक है, मेटल है उसका एक हाई बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, उसमें हमने डाला, उसमें अगर हमने पानी डाला तो उसमें क्या होगा, उसमें चश करके मतलब एक भाप निकलेगी, एक इवेपोरेशन होगा और वो जो ठंडा पानी है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गर्म होकर एयर में कन्वर्ट हो जाएगा और जब वो गर्म एयर जाके एटमॉस्फेयर में मिल जाती है तो उसको बोलते हैं थर्मल पॉल्यूशन। ओके, एक और इधर यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहता है वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। कौन कौन से ऐसे पैरामीटर है जिनके बेसिस पे हम वाटर की जो क्वालिटी है उसको चेक कर सकते हैं ठीक है। देयर आर सेवरल पैरामीटर्स अप्लाई टू द एसेंस ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर। वाटर सैंपल्स आर टेस्टेड फॉर द दीज पैरामीटर्स टू इंश्योर दैट वाटर इज फिट फॉर कंजप्शन। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ओके डीओ, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी बोलते हैं इसको, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड सीओडी, मोस्ट प्रोबेबल नंबर एमपीएन एंड टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स टीडीएस आर सम पैरामीटर। इन पैरामीटर्स के बेसिस पे हम वाटर की क्वालिटी चेक करते हैं। आई होप कि आप सब इनको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहले डीओ पढ़ेंगे, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। It refers to the amount of oxygen gas that is dissolved into the water of any water sources. A higher amount of dissolved oxygen indicate that water quality is good. Low concentration of oxygen content in the water indicate the presence of organic waste or pollutant in water. Okay, अच्छा, so dissolved oxygen नाम से ही हमको पता लगता है कि किसी भी जो वाटर है, वाटर जो सोर्सेज है लाइक आप रिवर बोल सकते हैं, पॉन्ड हो सकते हैं, या फिर कुछ भी ऐसे जो वाटर का सोर्स है। अब हम उधर उधर वो क्या करते हैं, वहाँ से जो वाटर का एक सोर्स है मतलब उधर से वाटर आपने सैंपल के तौर पर लिया, उसमें चेक करते हैं कि उसमें जो ऑक्सीजन है ठीक है, O2 की कितनी मात्रा है। O2 की जितनी ज़्यादा मात्रा होगी उससे पता लगेगा कि यस ये पानी साफ है, अच्छा है। जितनी कम पानी O2 की कम प्रेजेंस होगी उससे ये पता लगेगा कि इसमें ऑर्गेनिक जो पोल्यूशन है वो मिक्स है और इसमें मतलब वाटर की क्वालिटी उतनी ज़्यादा कम है। समझ गए, मतलब O2 की जितनी जो प्रेजेंस है वो ज़्यादा होगी वो अच्छा होगा, मतलब ऑर्गेनिक होगा, प्योर होगा। और O2 की मतलब ऑक्सीजन की जितनी पानी में क्वांटिटी कम होगी तो मतलब उतना ज़्यादा कम होगा। अब नेक्स्ट मेथड क्या है, बीओडी ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या है, इट इज़ अ मेजर ऑफ ऑक्सीजन used by microorganisms such as bacteria to decompose the organic matter like sewage, dead plant leaves, grass blades and food waste. If the amount of organic waste in the is high in the water source, more bacteria will be present to consume oxygen. Under such polluted conditions, demand of oxygen will be high, and so the BOD values will high. And with the high levels of BOD levels of DO and the water decreases. अच्छा देखो, बहुत अच्छी टेक्निक है इसमें बताई हुई है। इसमें जो ये टेक्निक है ये हमने इससे पहले हमने क्या पढ़ा, इससे पहले हमने क्या पढ़ा, डीओ पढ़ा था राइट, ये उस पर बेस्ड है। अच्छा, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, इसमें इन्होंने ये बताया कि एक पर्टिकुलर, मैं आपको समझाता हूँ, एक पर्टिकुलर जगह है ठीक है, आप इसे एक नदी बोल सकते हो या फिर टैंक बोल सकते हो ठीक है। अब इस टैंक में क्या हो रहा है, बैक्टीरियाज पाए जा रहे हैं कई तरह के बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं। अच्छा, अब बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं तो अब अगर इसमें हम बात करें, अगर हम डीओ के हमने अगर इसमें हमने डीओ की मदद से समझना है तो अगर हम बात करें कि किसी भी पर्टिकुलर सोर्स में जो डीओ हमने पढ़ा डिसॉल्व ऑक्सीजन ज़्यादा, अगर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली जो उसकी जो वाटर क्वालिटी हाई होगी और ऑक्सीजन कम होगी तो उसकी जो वाटर की प्यूरीफाइंग क्वांटिटी है वो लो होगी। इसका अगर लेट कर देते हैं हम किसी भी पर्टिकुलर सोर्स की जो वाटर प्यूरीफाइंग क्वालिटी है वो लो है ठीक है, मतलब इसका मतलब अगर लेट करते हैं जहाँ पर जो पानी है इस सोर्स में, इस टैंक में, वो उसमें पोल्यूशन है कहीं ना कहीं मिला हुआ, तो उसमें क्या होगा, तो यहाँ पर जो एजेंट्स हैं, फिजिकल एजेंट्स हैं वो ज़्यादा होंगे। अब क्यों ज़्यादा होंगे, अगर ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा फिजिकल एजेंट्स होंगे तो इसका मतलब वो उस पोल्यूशन पे अटैक करेंगे और मतलब जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ेगा तो ये ऑब्वियसली ये बढ़ते जाएंगे, है ना। अगर बात करूँ जैसे अगर हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर जगह की, अब यहाँ पर जैसे जैसे खाना बनेगा, जैसे जैसे रसोई बनेंगे तो वो क्या होगा, और यहाँ से और आपने ऐसे नहीं समझोगे। अच्छा, एक और मामले से समझाता हूँ, एक पर्टिकुलर एरिया है ठीक है, मैंने यहाँ पर फेंकी है चीनी 1 kg ठीक है, तो अब जैसे जैसे मैंने ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ गई चीनी की, पहले यहाँ पर कुछ नहीं था तो यहाँ पर कुछ, जैसे मैंने चीनी फेंक दी तो यहाँ पर इस ज़मीन में, तो यहाँ पर क्या चीनी आना स्टार्ट होगी, पहले 1 आई 2 आई 3 आई, फिर यहाँ पर पूरा ग्रुप का पूरा ग्रुप आ गया ठीक है। अब क्या हो गया, सबसे फर्स्ट नंबर पर चीनी आई होगी, उसको उसने 2-3 पीस खाई, 4-5 पीस खाई ठीक है, उसके लिए जब पूरा का पूरा उनका झूठ जो ग्रुप आ गया 100 200 500 का ग्रुप आ गया तो हर एक के लिए जो क्वांटिटी है चीनी के पीस को कम बचने लगी, मतलब खाने वाला ज़्यादा हो गया तो चीनी जो है कम बैठ गई। सो वैसे यहाँ पर हो गया, अपने एग्जाम्पल पाते हैं ठीक है। जब एक पर्टिकुलर पानी के सोर्स में जो पोल्यूटेंट्स ज़्यादा हो गए तो जो ऑक्सीजन की कमी है मात्रा है वो कम होगी पानी में, क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीजन में जो पोल्यूटेंट्स है वो उससे ज़्यादा जो है पोल्यूटेंट्स इफेक्ट पड़ गए, है ना। नॉर्मली आप समझने की कोशिश करो इस बात को बहुत सिंपल तरीके से, एक पर्टिकुलर एरिया में जब पोल्यूटेंट्स की कमी है, तो फर्स्ट लेवल पे पोल्यूटेंट्स कम है, बट जो पानी है वो पोल्यूटेड है, उस पोल्यूटेड पानी से जो है और जो एयर के जो पोल्यूटेंट्स है वो बढ़ने लगे ठीक है। अब एयर पोल्यूटेड सॉरी जो वाटर पोल्यूटेंट्स है वो बढ़ने लगे, अब वाटर के पोल्यूटेंट्स ज़्यादा बढ़ गए हैं तो ऑब्वियसली वो उनकी जो नीड्स है और बढ़ती जाएंगी, जो वाटर में जो O2 है वो उनको और कंज्यूम कर जाएगा। अब जैसे जैसे O2 कंज्यूम होता जाएगा ज़्यादा लेवल पे तो O2 डिक्रीज होता जाएगा ठीक है। तो इससे पता लगता है कि जब O2 डिक्रीज हो गया तो फिर मतलब पानी की क्वांटिटी है वो लेस एफिशिएंट है या फिर लेस क्वांटिटी है, मतलब पानी की जो वैल्यू है, जो पानी की प्यूरिफिकेशन है जो वो मतलब कम होगी। तो यहीं से देखो साबित हो गया बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की, मतलब अगर BOD जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर हाई है तो इसका मतलब जो है
बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब जो पोल्यूटेंट्स है वो ज़्यादा है तो ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाएगी। सो जो BD है जो डिजॉल्व सॉरी DO है जो डिजॉल्व ऑक्सीजन वाटर में वो कम हो जाएगा। और अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन वाटर में कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली प्रूव है कि जो वाटर है वो कंटेमिनेटेड है, जो वाटर की क्वांटिटी है, जो वाटर की प्यूरिफिकेशन है वो कम है। ओके, थोड़ा सा लॉजिस्टिक है लेकिन अगर आपने ध्यान से सुनने की कोशिश की हो तो बहुत अच्छा समझाया आने वाला है। थर्ड है COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। उसको क्या देखते हैं, इट इज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डिग्रेड और ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड ऑफ वेस्ट वाटर। अ वाटर बॉडी दैट रिसीव एफिलेंट फ्रॉम केमिकल इंडस्ट्री शो हाई वैल्यू ऑफ COD। ठीक है सब। अब एक पर्टिकुलर गंदा पानी है, मतलब एक कंटेमिनेटेड वाटर है। अब इसको साफ करने के लिए उसको अब इसलिए हम बात करते हैं किसी को बीमार करनी है, किसी कहीं पे ज़्यादा गंदगी भरी हुई है, ठीक है, या फिर कहीं नाली वगैरह की बात करते हैं जब गलियाँ बनी होती है, उसको साफ करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उसको साफ करने के लिए ऐसा डायरेक्ट वहाँ पर गलियाँ नहीं बनाई जाती है, सीमेंट नहीं लगाया जाता है, फिर उसके लिए सबसे पहले उनको साफ करना पड़ता है। जो यहाँ पर पहले से प्रोडक्ट पड़ा हुआ है गंदा जैसा टूटा हुआ है कोई कहीं से तो उसको साफ करना। वैसे ही अगर किसी पर्टिकुलर सोर्स जैसा मैंने रिवर या टैंक के एग्जाम्पल से पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, किसी को उसको साफ करना हो तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर जो पोल्यूटेड वाटर है उसको साफ करना पड़ेगा। उसको साफ करेंगे, उसको साफ करेंगे हम जब उसको हम साफ कैसे करेंगे, जब उस पर्टिकुलर जगह पर जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो ज़्यादा बढ़ेगी। वो अगर हम वहाँ पर O2 की मात्रा ज़्यादा बढ़ा देंगे तो जो वह वेस्ट है वो उसको वैसे ब्रेक डाउन कर देगा, खत्म कर देगा। ठीक है, कौन O2 जो है वो जो वेस्ट पोल्यूटेंट्स है उसको वहाँ पर ज़्यादा खत्म कर देगा और उससे क्या होगा, ठीक है, उससे वहाँ के जो पोल्यूटेंट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। और एक ऐसी पर्टिकुलर वाटर बॉडी जो कि एफिलेंट्स है जो कि इंडस्ट्री से डायरेक्टली लेते हैं उसको वो वहाँ के जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है जो मतलब जो ऑक्सीजन है उसमें कितनी केमिकल मिली हुई है उसकी डिमांड को मतलब पता लगता है वहाँ से, तो उसको बोलते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सो ये थोड़ा सा लॉजिस्टिक है, ये भी सुने कि देखो एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर अगर हम O2 की क्वांटिटी बढ़ा देंगे और इस पर जो पोल्यूटेंट्स को साफ करने के लिए तो वहाँ पर हमको केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा देखने को मिलेगी क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है। O2 अगर बढ़ाइए तभी यहाँ का जो वेस्ट वाटर उसको साफ किया जा सकता है। तो इस तरह से भी हमको एक पैरामीटर इस तरह से बना सकते हैं कि केमिकल जो पर्टिकुलर जगह की जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो उस जगह की कितनी है। सो उससे वाटर की प्यूरिफिकेशन जो है पता लग सकती है। सो ये तीनों जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आप भी देख सकते हो ये आप नॉर्मली पढ़ सकते हैं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं ये सभी जो मल्टीपल हमेशा दिखाता रहता हूँ ताकि आप खुद सॉल्व कर पाओ। अगर कोई बात नहीं सॉल्व कर पाए तो लास्ट में आंसर भी दिखाऊंगा मैं आपको, बट कोशिश करनी है कि खुद सॉल्व करें। अब नेक्स्ट है सॉइल पोल्यूशन, ये भी बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। All the terrestrial organisms, including human, interact directly with the surface layer of land soil as it provides the basic necessity of life, food, shelter, and clothing. The vital sources soil is only about 15 centimeter deep in the land surface throughout. Apart from the natural causes, we the human population contribute to the degradation of our land sources mainly by three ways: by using it, agriculture development activities, by taking the things out of it, mining, deforestation, by putting things to it, waste disposal। अच्छा, सॉइल पोल्यूशन के बारे में यहाँ पर बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन है। बेसिकली यहाँ पर हमको बताया हुआ है कि जो वैसे जो टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है, लैंड ही होती है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल का जहाँ मतलब होता है लैंड। ऐसा एक पर्टिकुलर लैंड है हमारा, इससे इंटरेक्ट 101% डायरेक्टली इंट्रैक्शन है डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि वैसे जो हमें धरती पे ही तो रह रहे हैं ना, हम खड़े हैं कहाँ पर, धरती पे ही खड़े हुए हैं। सो हमारा इसके साथ डायरेक्टली इंट्रैक्शन है। अब जो ह्यूमन है उसका इस तरह से इसके साथ किस तरह से डायरेक्टली है, जो है सॉइल है। ओके, और वैसे जो अर्थ की जो क्रस्ट है वहाँ पर सॉइल ही पाई जाती है। तो जो सॉइल है वो उसके अंदर हमने देखा कि जब हम बात करते हैं पहले कि तो उसमें कितने ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब प्लांट की ग्रोथ ही नहीं होगी क्योंकि अगर सॉइल में भी पोल्यूशन पाया जाएगा तो प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी तो जो बाकी जो बायोटिक रिसोर्सेज है वो किस तरह से अपना खाना बनाएगी, क्योंकि वैसे जो हमें डिपेंडेंट है, हम जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, जो प्लांट्स है प्राइमरी है। ठीक है, सो अगर प्लांट की वो नहीं हुई तो उससे हम पे इफेक्ट पड़ेगा। और इसने ये बात बताई है नेचुरल कॉजेज के अलावा भी जो ह्यूमन है वो 3 टाइप से सॉइल को पोल्यूट करता है। ठीक है, 3 टाइप से ह्यूमन जो है सॉइल को पोल्यूट करता है। फर्स्ट नंबर पे किस तरह से करता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। ऑब्वियसली हम जमीन पर रहेंगे तो एग्रीकल्चर करेंगे और डेवलपमेंट एक्टिविटीज करेंगे। एग्रीकल्चर में हम लोग तो किस तरह से यहाँ पर हो रहा है, एग्रीकल्चर में हमने देखा सबसे पहले ओवर ग्रेजिंग करते हैं, हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं। हम डिफॉरेस्टेशन किस तरह से, ऑब्वियसली हमको जमीन चाहिए, लैंड चाहिए, ओवर पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके लिए हमको जंगल काटने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट तरीका हो गया। सेकंड तरीका हो गया माइनिंग से। ठीक है, खदान जब खाने हम बात करते हो, जैसे आपने सुना होगा हीरे की खान है जी, सोने की खान है जी, कोयले की खान है। ठीक है, सो आप एक पर्टिकुलर लैंड डीप 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 जाके जब माइनिंग करते हो जिससे बस उसकी क्वांटिटी जो क्वालिटी है वो भी डिग्रेड होती है। थर्ड है पोर्टेड डिस्पोजल। आपने कहीं देखा होगा कि जो हम वेस्ट है, अपना वेस्ट मैनेजमेंट है, उसको डंप करते हैं, डंप। ठीक है, जहाँ बड़े बड़े खड्डे करते हैं वहाँ पर सारे अपना वेस्ट मैनेजमेंट। अब वहाँ से जो इतना पर्टिकुलर फर्स्ट ऑफ ऑल इतना जो लैंड है वो भी ऑक्यूपाई होगी और उसका जो मिट्टी है जो उसकी फर्टिलिटी है सॉइल की वो भी डिग्रेड होगी, वो भी खराब होगी। ठीक है, तो ये 3 रीजन है, ये 3 डायरेक्टली रीजन है जो ह्यूमंस हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी पे इफेक्ट डालते हैं अपना। ओके, सो मेजर काजेस सबसे पहले इसमें भी क्या है, वो है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मैंने आपको पहले ही पढ़ा कि जो नेचुरल फ्लोरा और फौना है वो
जैसे कि ह्यूमन की जो पहुंच है, ह्यूमन के लिए जो एरिया कम होता जा रहा है, इसलिए वो जो जंगल को लगातार काट रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से जो क्योंकि उसको वैसे लैंड की जरूरत है उसकी एग्रीकल्चरल नीड्स को फुलफिल करने के लिए। सो वो उसके लिए वो क्या करेगा, उसके लिए वो जंगल काटेगा, और जंगल काटेगा तो ऑब्वियसली जो नेचुरल फ्लोरा एंड फाना है, जो वहाँ पे जंगल की प्रजातियां हैं, जंगल में पेड़ पौधे हैं, जो जानवर है, उनसे इफेक्ट होंगे। और अगर वो उससे इफेक्ट होंगे तो हमने देखा कि साइकिल चेन साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी। ओके, अगर चेन साइकिल डिस्टर्ब होगी तो ऑब्वियसली जो इन्वायरमेंट में चेंज आएगा, और इन्वायरमेंट में चेंज आएगा तो ह्यूमन पे ही इंडायरेक्टली वो वापस इफेक्ट पड़ेगा। इसकी आपने फुल फॉर्म याद कर लेनी है, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। It is estimated by the year 2050 up to 50,000 plant species will be extinct or threatened. Presently, about 4,500 animal species are 20,000 plant species are considered by the scientists to be threatened. देखो आज के टाइम पे प्रेजेंटली इतने ज़्यादा स्पीशीज और प्लांट्स हैं वो खत्म हो चुके हैं। और बात करें अगर 2050 तक की बात करें तो तब तक 50,000 जो प्लांट की स्पीशीज है जो आज के टाइम पे प्रेजेंट है वो खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ओवर पॉपुलेशन, ग्रेजिंग, जो अपने ऊपर काजेज बढ़े हैं उनकी वजह से। सो हमको बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ही बड़ी, छोटी कोई छोटी मोटी बात नहीं, बड़ी बात है। सबको इसका बारे में सोचना चाहिए। ओके, सॉइल पोल्यूशन के लिए एक और बड़ा मेन काज है सॉइल इरोजन। ऑब्वियसली जब एक पर्टिकुलर लैंड एरिया है वहाँ पर अगर सॉइल टिकेगी ही नहीं, सॉइल टिकेगी नहीं तो क्या होगा, वैसे जो सॉइल है मिट्टी बह जाएगी तो उस जगह की जो है वो मिट्टी रहेगी नहीं, बस छोटी छोटी चीज़ें नीचे से पत्थर ही पत्थर रहेंगे। सो उसकी जो मिट्टी ऑब्वियसली जो थोड़ी बहुत रहेगी उसकी जो फर्टिलिटी रेट है वो गिर जाएगा। वहाँ पर जो मिट्टी है वो फर्टाइल नहीं होगी तो यहाँ पर घास या पेड़ पौधे नहीं लगेंगे, पेड़ पौधे नहीं लगेंगे तो यहाँ पर जो नेचुरल फ्लोरा फाना है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, जो फ्लोरा फोना है वो बैलेंस हो जाएगा। और उसके वजह से जो जिसका वेजिटेशन पे भी सीधा डायरेक्ट असर पड़ेगा। और सॉइल इरोजन होता है वो वाटर के ओवरफ्लो की वजह से होता है, ठीक है, जब वाटर अगर कभी पीछे जमीन आपको वजह से वो बाढ़ आ गई है, ठीक है, या फिर लैंड आपने डिफोरेस्टेशन ज़्यादा कर लिया, पेड़ काट दिया, तो पेड़ की जो मिट्टी को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है वो खत्म। पेड़ की जो मिट्टी होल्ड करने की कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर पेड़ ही काट दिया तो वो मिट्टी को ज़्यादा देर नहीं पकड़ पाएंगे जो। और वहाँ की जो मिट्टी जब पीछे से फ्लड वगैरह या बारिश वगैरह आएगी तो मिट्टी नीचे से मिट्टी इरोड हो जाती है। ओके, और क्या सॉइल इरोजन के, सॉइल पोल्यूशन के कारण एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी भी इसके कारण है। इंक्रीज इन एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी कंटेंट इन द सॉइल रिड्यूस द फर्टिलिटी एंड इट्स गुड नॉट फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट एंड अल्कलाइन प्रोटोटाइट टू गेट डिपॉजिट इन द सॉइल एंड इफ क्लाइमेट इज ड्राई और रेनफॉल इज लो दिस इंक्रीज द अल्कलिनिटी ऑफ सॉइल। अच्छा, सूखा पड़ जाना, सूखे पड़ने की बात हो रही है यहाँ पर। अगर पर्टिकुलर जगह की कोई यहाँ वहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, ठीक है, या फिर जब कोई बारिश हुई तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से जब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स है जब वो एक दूसरे पर रिएक्ट करते हैं तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनते हैं। जैसे हमने बात की SO3 की, सल्फ्यूरिक ट्राइऑक्साइड। अब हो सल्फ्यूरिक ट्राइऑक्साइड जब हमने देखा बारिश होगी तो उसके साथ इंटरेक्ट करेगा और एसिड ऐड करेगा। एसिड ऐड करेगा तो क्या होगा, मिट्टी की फर्टिलिटी है वो खराब हो जाएगी। क्योंकि जो मिट्टी है उस पर एसिड आ जाएगा, और एसिड जो होता है वो बेसिकली प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजफुल होता है, ठीक है। सो जब एसिड रेन होगी तो वो मिट्टी की जो फर्टिलिटी को खराब कर देगा और वहाँ पर ज़्यादा प्लांट प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। और अगर एसिड रेन होगा और ज़्यादा ही वहाँ पर ज़्यादा पोल्यूशन होने लगा तो वहाँ पर क्या होगा, बारिश होना भी नहीं बंद हो जाएगा। और अगर बारिश नहीं होगी तो जो मिट्टी है नीचे वो क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, ठीक है, वहाँ पर कुछ नहीं लगेगा। सो ये भी रीजन है सॉइल को पोल्यूशन करने का। और नेक्स्ट है लैंड डिपोजिशन, लैंड पोल्यूशन बाय वेस्ट डिपोजिशन। मैंने आपको पहले बताया कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है कि हमको अभी खुद नहीं पता कि हमारा जो वेस्ट मैनेजमेंट किस तरह से हम उसको करें। हमने देखा कि किस तरह के लोग हैं वो मिट्टी मतलब ज़मीन में खोद के वहाँ पर अपना जो डंप है वो वेस्ट मटेरियल वहाँ पर डंप करते हैं। आप उससे क्या होगा, वैसे पर्टिकुलर लैंड एरिया भी बढ़ता जा रहा है, वेस्ट कंटेंट मटेरियल बढ़ता जा रहा है और हमारी जो लैंड है वो भी खत्म होती जा रही है और उसकी जो फर्टिलिटी वो भी खत्म हो जाएगी। इसलिए हमको कुछ ना कुछ नई टेक्निक्स या उसका कुछ सब्स्टिट्यूट ढूंढ के हमारा जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसके लिए सोचना पड़ेगा। सो ये टाइप्स बताइए कुछ किस जगह का पर्टिकुलर का कौन सा वेस्ट होता है, ठीक है। अर्बन की बात तो मुसिपल होता है, हमारा सीवेज होता है, इंडस्ट्रियल होता है, उसमें यही पता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट में देखो यही होता है इसलिए। और डोमेस्टिक वेस्ट में हमारे घर के होते हैं, स्मार्ट होते हैं, किचन का सामान, क्रॉकरी का सामान, प्लास्टिक हो गया, कैन बॉटल्स होती है, रूरल लेवल पेस्टिसाइड होते हैं, ठीक है, जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं। अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट तो रेडियोएक्टिविटी हैजर्ड्स वेस्ट होते हैं। तो ये पर्टिकुलर टाइप्स बताइए कि किस रीजन को लेके उसमें क्या क्या वेस्ट होते हैं। एंड लास्ट हमारा जो है वो है साउंड पोल्यूशन, सॉरी नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन क्या होता है देखते हैं। साउंड इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू लीड अवर डे टू डे लाइफ विदाउट एनी साउंड। हाउएवर साउंड इज एनोइंग एंड हार्मफुल इफ इट बिकम्स नॉइस। नॉइस इज एनी अनवांटेड और एक्सीडिंगली a high level of sound that can annoy, cause stress or impair the hearing ability। अच्छा, साउंड और नॉइस में फ़र्क होता है। एक पर्टिकुलरली आवाज़ में अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ जिस तरह से इंट्रैक्शन हो रहा है, मैं एक पिच में एक टोन में आपके साथ बात कर रहा हूँ जिस तरह से आप सुनको। इसी कंपेरिजन में अगर आप डीजे अगर शादी में अगर लगते हैं, ठीक है, आप उनके पास खड़े नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि इतने ज़्यादा लेवल के डीजे लगाए होते हैं, 4-5 डीजे लगाए होते हैं, ठीक है, उसके स्पीकर में लगाए होते हैं, ठीक है, जो बास वगैरह होते हैं। ओके, अगर आप गाड़ी होंगे तो बास ट्यूब लगी होती है, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर जो नॉइस पोल्यूशन करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी पर उसकी जो वॉइस निकलती है, ठीक है, जो कि बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। तो साउंड होती है कैसी, एक ऐसे लेवल की एक टोन जिसमें जो कि आपकी
जिससे आपकी जो कम्युनिकेशन है वो कहीं न कहीं ईज़ी होती है। ऑब्वियसली हमारी लाइफ में ऐसा कोई डे नहीं है जिसमें आप कभी बात ना करो। वो अलग बात है कि कहीं न कहीं किसी ने फ़ोन कर रखा हो लाइक। उसके अलावा जो है विदाउट साउंड के, विदाउट आवाज़ के हम बात नहीं कर सकते हैं किसी भी एक-दूसरे के साथ, ठीक है? सो लेकिन जब वही आवाज़ जो इतने एक्सट्रीम लेवल पे, इतने हाई टोन, हाई फ्रीक्वेंसी में जाके बर्दाश्त के बाहर हो जाती है, तो उसको बोलते हैं नॉइज़, ठीक है? सो आजकल के टाइम पे आपको नॉइज़ पोल्यूशन में बड़ा देखने को मिलता है और ट्रेंड बन गया कहीं न कहीं ये बड़ी-बड़ी गाड़ियों में आप डीजे वगैरह, वाशरूम वगैरह फिट कराओ और गाने लगाओ, ठीक है? सो कहीं एक टाइम के लिए अपनी लाइफ के लिए ठीक है वो, लेकिन लोग उसका इफेक्ट नहीं समझते, उसका भी बड़ा ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे एनवायरनमेंट पे। मैं उसके मेन सोर्सेज़ क्या है नॉइज़ पोल्यूशन के, जैसे मैंने आपको बताया इंडस्ट्रियल ऑपरेशन हो गया, मशीन्स हो गए, व्हीकल्स हो गए, रेलवेज़ हो गया, एयरक्राफ्ट हो गए, मिलिट्री आर्म्स हो गए, एम्यूनेशन हो गया, कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया। ये सारी आप जगहों पे देखोगे तो आपने कहीं न कहीं जो है साउंड इफेक्ट ज़्यादा हो गया। अब कभी कोई फैक्ट्री में काम करता है तो पूरा-पूरा दिन जो वो कितने अगर आप चक्की के आटे में बेचे जाओगे, या फिर अगर आप बात करो आर्मी की जो गन वगैरह होती है या जब टैंक्स चलते हैं तो कितने ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है। एक जगह पे गोला पड़ेगा तो मतलब कितनी दूर तक आवाज़ आती है। ओके, लाउडनेस और द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज़ मेजर्ड बाय मेजरिंग ऑन अ स्केल कॉल्ड डेसिबल, ठीक है? सो जो किसी भी जो साउंड है या फिर जो नॉइज़ है उसकी जो हम मेजरमेंट करते हैं एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से, उसको क्या बोलते हैं? डेसिबल बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। A tenfold increase in the sound industry is represented as 10 डेसिबल ऑन अ स्केल, ठीक है? जब एक पर्टिकुलर साउंड में जब 10 डेसिबल इंक्रीज होता है, ठीक है, तो नॉर्मल होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको कितना मेजर किया जाता है? 10 डेसिबल। ओके, द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड डेसिबल मीटर। ओके, ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम प्रेशर साउंड हैज हाई पिच आल्सो। हाई पिच साउंड इज मोर annoying than low pitch sound in the same intensity. The unit that measure both pressure and pitch the sound is called decibel. Noise can affected by interfering with communication, causing health and behavior disorders and diminishing the hearing. Increase adrenaline level, hypertension, migraine, high cholesterol level, gastric ulcers, easy irritability, insomnia, increase aggressive behavior and other psychological disorder and permanent damage to the hearing ability of because अच्छा जो obviously अगर आप इतने ज़्यादा हाई लेवल की पिच की वॉइस सुनोगे, नॉइस सुनोगे तो आपको सबसे फास्ट फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, गुस्सा आने लगता है। ओके, अब लोग अपना जो कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है उनकी जो, ठीक है, उनके जो कहीं न कहीं सांस लेने में इतनी ज़्यादा, आपने कभी देखा किसी इंसान को इतना गुस्से में इतना ज़ोर से चिल्लाता है तो मतलब उसका मेंटली वैसे टॉर्चर ही है वो, उसके सर दर्द होने लगती है। इतने सारी इससे अफेक्ट पड़ते हैं हमको नॉइज़ पोल्यूशन से। ओके, कौन-कौन से तरीके जिससे हमको नॉइज़ पोल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं? रिडक्शन ऑफ नॉइज़ एट द सोर्स। ऑब्वियसली जो है जो शोर है, जो आप जो आवाज़ है उसको आप कम कर सकते हो। ऑब्वियसली लेवल जितनी रिक्वायरमेंट है आप उतनी सुन सकते हो। इंट्रोडक्शन ऑफ पाथ ऑफ ट्रांसमिशन and protection of receivers. Comparatively little attention has been given paid to the control noise pollution in our country. Awareness and motivation and legislation and their effective implementation are required to control of the noise pollution. Obviously जो भी एक ऐसी कृत्य है, जो भी ऐसी घटनाएं हैं, जो भी ऐसे काम है जो कि इलीगल है या फिर जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए है, ह्यूमन की कल्चर के लिए, ह्यूमन एक्टिविटी के लिए अच्छी नहीं है, कहीं ना कहीं कोई बैड इफेक्ट पड़ रहा है, उसके लिए एजुकेशन जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है। उससे उनको लोगों के लिए अवेयर किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है उनको कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी लोगों को उनके बारे में उसके बारे में इतने इफेक्ट अभी हम पढ़ते हैं, जैसे एयर पोल्यूशन पढ़ते हैं, वाटर पोल्यूशन पढ़ते हैं, सॉइल पोल्यूशन पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता होता है नॉइस पोल्यूशन। उनको लगता है कि क्या आवाज़ है जो वो भी कभी पोल्यूशन कर सकती है, लेकिन उनको नहीं पता कि आवाज़ जो नॉइस है वो भी पोल्यूशन कर सकती है, क्योंकि उसका भी हमारी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। बहुत अच्छा टॉपिक रहा, हमने सभी कुछ जान लिया पोल्यूशन के बारे में। तो ये है क्वेश्चन, आई होप कि आप सबको आराम से कर सकते हैं, तो कोई जरूरत नहीं है, और ये है आंसर मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो थैंक यू, आई होप आप सबको आप कुछ ना कुछ नया सीखोगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।